एपिसोड 251 टू 260। अर्जुन चौहान ने प्रोफेसर चैतन्य सिंह और हनुमान यादव को देर रात घर भेज दिया था। उन्होंने न केवल कलाकृतियों के ठिकाने का निर्धारण किया था, बल्कि उन्होंने संग्रहालय के विस्तार से संबंधित मामलों पर भी मोटे तौर पर चर्चा की थी। कलाकृतियों को वापस करने वाले व्यक्ति के रूप में राष्ट्र अर्जुन चौहान की राय का बिल्कुल सम्मान करेगा। आखिरकार यह एक मामूली मामला था, सब कुछ भारत के भीतर था, उन्हें कहाँ रखा गया था, इससे क्या फर्क पड़ता था। विशिष्ट विवरणों के लिए अर्जुन चौहान ने उन्हें सीधे हिया को सौंप दिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इन पिछले कुछ दिनों से बहुत थक गई थी, लेकिन इस समय तक आर्या रॉय पहले ही सो चुकी थी। अर्जुन चौहान ने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया और फिर अध्ययन में चला गया। वाह, मुझे 300 क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं। अर्जुन चौहान कुछ हद तक हैरान था। इस बार वह सिर्फ एक या दो कौशल नहीं सीख सकता था, लेकिन वह एक और शिक्षक को भी अनलॉक कर सकता था। रामू, मैं सुपर गॉड अकेडमी जाना चाहता हूँ। अर्जुन चौहान ने रामू को टेलीपैथिक रूप से संवाद किया। कुछ ही क्षणों बाद जादुई प्रवेश द्वार एक बार फिर से दिखाई दिया और पूरी प्रत्याशा के साथ अर्जुन चौहान स्कूल में चला गया। यह क्या है? अर्जुन चौहान ने स्कूल में प्रवेश करते ही एक जली हुई बदबू महसूस की, जैसे कि कुछ जला दिया गया था। क्या कोई वास्तव में मेरे स्कूल में आग के साथ खेल रहा है? असंभव। अर्जुन चौहान ने तुरंत संभावना को खारिज कर दिया। केवल अंकित, शिक्षक, पूरे स्कूल में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। सुपर गॉड अकेडमी में एक शिक्षक के रूप में स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने वाली कुछ भी करना अनुमत नहीं था। पहला स्कूल नियम हेडमास्टर का बिल्कुल पालन करना था। दूसरा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर स्कूल को नष्ट करने वाले किसी भी कार्य से बचना था। निश्चित रूप से अंकित खुद स्कूल के नियमों को नहीं तोड़ेगा, है ना? सुपर गॉड अकेडमी एक जादुई जगह थी। पूरा स्कूल एक जीवित जीवन रूप की तरह था, जो न केवल स्थापत्य शैली और स्थान को इच्छा से बदल सकता था, बल्कि अगर अर्जुन चौहान कहीं जाना चाहता था तो एक ही विचार उसे तुरंत संबंधित जगह पर ले जाएगा। रामू, अंकित कहाँ है? अर्जुन चौहान ने पूछा। शिक्षक अंकित दवा अकादमी में है, रामू ने जवाब दिया। दवा अकादमी? वह एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंशकालिक शिक्षक नायक इंडस्ट्रीज में कोड को ठीक से क्यों नहीं हथौड़ा कर रहा है और इसके बजाय दवा अकादमी में जा रहा है? अर्जुन चौहान उत्सुक था क्योंकि उसने सुपर गॉड अकेडमी के टेलीपोर्टेशन गेट को बुलाया था। अर्जुन चौहान के सामने एक गोलाकार प्रकाश गेट दिखाई दिया। वह उसमें चला गया और जैसे ही प्रकाश गेट फीका पड़ा, वैसे ही अर्जुन चौहान अपने मूल स्थान से फीका पड़ गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसने खुद को एक शांत घाटी में पाया। इस घाटी में दवा का एक अंतहीन क्षेत्र था, जो एक बेहोश औषधीय सुगंध उत्सर्जित कर रहा था। रामू, इस दवा अकादमी का शिक्षक कौन है? अर्जुन चौहान ने पूछा। क्या ये सत्यनारायण या सूर्यकांत है? ये फार्मासिस्ट पूज्य यशपाल है। लानत है। अर्जुन चौहान ने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा। बेशक यशपाल भी स्कूल में है। तो ये शिक्षक यशपाल द्वारा खेती किए गए औषधीय क्षेत्र हैं, पहले ग्रेड आध्यात्मिक दवाओं से लेकर दिव्य ग्रेड तक। वे अतीत से उनकी कड़ी मेहनत हैं। अंकित यहाँ क्यों होगा? अर्जुन चौहान ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और आखिरकार अंकित को एक कुछ हद तक जीर्ण शीर्ण कुटीर के पास पाया। वह जमीन पर बैठा था, उसके बगल में एक जनरेटर जैसा लग रहा था और उसके सामने एक गर्म बर्तन की तरह कुछ उबल रहा था। उसके बगल में विभिन्न रंगीन सब्जियों का एक ढेर था। शिक्षक अंकित, तो तुम यहाँ हो? अर्जुन चौहान अंकित की ओर चला गया। हेडमास्टर, तुम आखिरकार वापस आ गए हो। जिस पल अंकित ने अर्जुन चौहान को देखा, वह आंसू और बलगम में फट गया, जमीन पर लेट गया और अर्जुन चौहान के पैरों को गले लगा लिया। यह क्या है? क्या वह पागल हो गया है? अर्जुन चौहान ने अविश्वसनीय रूप से अंकित को देखा। क्या यह अभी भी एवेंजर्स एलायंस से सुपरहीरो था? शिक्षक अंकित, केवल 3 दिन हुए हैं, तुम मुझे इतना याद नहीं कर सकते, है ना? अर्जुन चौहान हंसा। हेडमास्टर, मैं लगभग भूख से मर रहा हूँ। हालांकि हम सुपर गॉड अकेडमी की सेवा करते हैं, तुम्हें कम से कम हमें अपना पेट भरने देना चाहिए। क्या तुम लोगों को भी खाने की जरूरत है? अर्जुन चौहान कुछ हद तक हैरान था। प्रिंसिपल, हम इंसान हैं, जीवित सांस लेने वाले इंसान। अंकित ने अचानक खुद को शब्दों के लिए हार गया। हालांकि हम सुपर गॉड अकेडमी से बंधे हुए हैं और जब तक स्कूल बरकरार रहता है तब तक मरेंगे नहीं, लेकिन मृत्यु की संभावना के बिना भूखे रहने की भावना वास्तव में असहनीय है। हा, मेरी माफ़ी, मैं तुम्हें इंसान के रूप में मानना लगभग भूल गया था। अर्जुन चौहान शर्मिंदगी से हंसा। मेरे द्वारा पढ़ी गई विज्ञान 5 उपन्यासों के अनुसार उन सिस्टमों में जीवन रूपों को खाने की आवश्यकता नहीं थी। ये कैसा रहेगा? मैं शेफ को तुम्हारे लिए थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए तैयार करवा दूंगा। अर्जुन चौहान ने उत्सुकता से उबलते बर्तन को देखते हुए कहा। तुम क्या पका रहे हो? अंकित ने आह भरी। प्रिंसिपल, चूंकि मुझे लगभग 2 महीने पहले सुपर गॉड अकेडमी द्वारा पकड़ा गया था, यहाँ और कुछ नहीं है, इसलिए मैं खाने के लिए इस टूटे हुए जड़ी बूटियों के बगीचे से कुछ जंगली सब्जियां ही खोद सका। ये चीजें कड़वी और खाने में कठिन दोनों हैं।
अगर यह जारी रहा तो मुझे पेट की बीमारी हो सकती है। जंगली सब्जियां। अर्जुन चौहान जंगली सब्जियों के ढेर पर चला गया और लापरवाही से एक पौधे को उठाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिंसिपल की अंगूठी के साथ इसे स्कैन कर रहा था। वैज्ञानिक नाम सदाबहार आत्मालता। मूल दो महाद्वीप। ग्रेड 8वीं ग्रेड आध्यात्मिक दवा। नोट 8वीं ग्रेड अमृत अस्थि मज्जा रक्त एकीकरण गोली के लिए आवश्यक घटक हर 10,000 साल में एक बार परिपक्व होता है। अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक दवा। लानत है। अर्जुन चौहान पूरी तरह से दंग रह गया। क्या जंगली सब्जियां? यह 8वीं ग्रेड आध्यात्मिक दवा है। दो महाद्वीप पर यह सामान अनमोल है, पैसे होने पर भी अप्राप्य है। एक एकल सदाबहार आत्मालता अनगिनत बैटल पूज्य और यहाँ तक कि मजबूत विशेषज्ञों को भी पागल कर सकती है। ऐसा एक अनमोल खजाना, और फिर भी यहाँ इसे शिक्षक अंकित द्वारा सिर्फ जंगली सब्जियों की तरह उबाला और खाया जा रहा था। रक्तसार दानव फल, अजगर दहाड़ घास, यिन भगवान फूल, अग्नि यांग आत्मा पत्ती। अर्जुन चौहान की निगाह उन जंगली सब्जियों पर घूम गई और उसने महसूस किया कि वे सभी दो महाद्वीप पर सभी के लिए अच्छी तरह से ज्ञात शीर्ष ग्रेड जड़ी बूटियां थीं। ग्लम। अर्जुन चौहान खुद को अपनी मुट्ठी को कसने से नहीं रोक सका। अपव्ययी बेटा, वास्तव में एक अपव्ययी बेटा। मैं वास्तव में तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। प्रिंसिपल, अगर आपको स्कूल के एक शिक्षक को दंडित करने की आवश्यकता है तो आपको केवल एक दंडादेश जारी करने की आवश्यकता है, रामू ने याद दिलाया। उसे मेरे लिए दंडित करो, उसे कठोरता से दंडित करो। वास्तव में इस तरह की शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक दवा का उपयोग सूप बनाने के लिए मैं भी तुम्हारे जितना असाधारण नहीं हूँ। बूम। आकाश में गड़गड़ाहट के बीच, रंगीन बादलों के बीच वास्तव में एक काला भंवर दिखाई दिया और बिजली का एक बोल्ट उतर आया। तुरंत अंकित को एक कुरकुरे में जला दिया, फिर भी उसे अंदर से कोमल छोड़ दिया। क्या ये थोड़ा बहुत कठोर नहीं है? अर्जुन चौहान थोड़ा चिंतित था। वह मरने वाला नहीं है ना? चिंता मत करो प्रिंसिपल, वह नहीं मरेगा, ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा दर्दनाक होगा, रामू ने कहा। निश्चित रूप से अंकित के शरीर पर चोटें नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगी और कुछ ही सेकंड के भीतर वह नए जैसा अच्छा था। हालांकि उसके चेहरे पर डर का एक संकेत था, जैसे कि वह वास्तव में अर्जुन चौहान की विधि से भयभीत हो गया था। अब से मेरी अनुमति के बिना तुम्हें स्कूल में किसी भी पौधे का लापरवाही से सेवन नहीं करना चाहिए, अर्जुन चौहान ने आज्ञा दी। हाँ प्रिंसिपल, अंकित ने लंबे समय तक डर के साथ कहा, हालांकि वह जानता था कि वह नहीं मरेगा। बिजली से मारा जाने का भेदक डर बहुत वास्तविक था। तुम्हें कुछ कहना है? अर्जुन चौहान ने अंकित के हिचकिचाते हुए तरीके को देखते हुए कहा। प्रिंसिपल, मैंने वास्तव में इतने लंबे समय तक नहीं खाया है, क्या मुझे अब कुछ खाने को मिल सकता है? मैं वास्तव में भूखा हूँ, अंकित ने विनती की। अर्जुन चौहान ने आह भरी। तुम बहुत दिलहीन नहीं हो सकते, है ना? आदमी लोहा है और खाना स्टील है, वह एक पूंजीवादी पिशाच की तरह काम नहीं कर सकता था। इतनी देर रात क्या खाना है? अर्जुन चौहान की आंखें चमक उठीं। शिक्षक अंकित, क्या तुम चावल नूडल सूप का स्वाद लेना चाहते हो? अंकित चौंक गया। ये भारत का बढ़िया पाक डिलॉयट लोसिफेन है, मसालेदार स्ट्रिप्स और दूध की चाय के ठीक बाद स्थान पर है। क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? श्रीमान अर्जुन चौहान, आप क्या कर रहे हैं? हिया, जिसने अभी अभी कुछ मामलों को निपटाया था और नीचे सोने की योजना बना रही थी, ने उत्सुकता से पूछा, अर्जुन चौहान को चुपके से फ्रिज में रैक करते हुए देखकर। अर्जुन चौहान और आर्या रॉय दोनों को घोंघा नूडल सूप पीना पसंद था और उनका फ्रिज इसके विभिन्न ब्रांडों से भरा हुआ था। घोंघा नूडल सूप की तलाश में अर्जुन चौहान ने एक कटोरा सौंप दिया। एक बॉक्स चाहिए? हिया ने अजीब तरह से मुस्कुराया, नहीं, मैं गंध को संभाल नहीं सकती। क्या अफसोस है? अर्जुन चौहान ने आह भरी। श्रीमान अर्जुन चौहान, आप इतनी देर रात क्यों नहीं आराम कर रहे हैं? हिया ने पूछा। स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा लेने की योजना बना रहा हूँ। परीक्षा 1 महीने में है, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई कैसे नहीं कर सकता? अर्जुन चौहान ने कहा, हालांकि यह सिर्फ एक बहाना था, अन्यथा किसी के लिए देर रात कई बक्से घोंघा नूडल सूप के साथ एक अध्ययन में छिपना बहुत अजीब होगा। हिया, मैं इस अवधि के दौरान अध्ययन में अक्सर समीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए अगर यह महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझे परेशान मत करो, अर्जुन चौहान ने निर्देश दिया। अगर हिया कमरे में आती जब वह सुपर गॉड अकेडमी में था और वहां किसी को नहीं देखती तो पुलिस को फोन न करना अजीब होगा। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छी तरह से आराम करें, श्रीमान अर्जुन चौहान। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया और अध्ययन में चला गया। श्रीमान अर्जुन चौहान वास्तव में मेहनती हैं, हिया मुस्कुराई और फिर कमरे से चली गई। सुपर गॉड अकेडमी के फार्मेसी स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक युवा आदमी घोंघा नूडल सूप खा रहे थे और बेशकीमती औषधीय सामग्री का ढेर पहले ही अनदेखा कर दिया गया था। उस मार्क सीरीज कवच के संबंध में उसकी बाहों से आग निकल रही थी और एक और बर्तन पका रही थी, इसमें से लगातार एक समृद्ध सुगंध निकल रही थी। ये बहुत स्वादिष्ट है, ये वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है।
मैंने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। अंकित, जो पहले ही अपना तीसरा कटोरा खा रहा था, नायक इंडस्ट्रीज का बॉस था। अपनी पिछली दुनिया में उसकी जीवन शैली निस्संदेह बहुत शानदार थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने कुछ इतना अनूठा खाया था। कड़वी और कसैली औषधीय जड़ी बूटियों की तुलना में ये सामान बस मानव दुनिया का एक व्यंजन था। ये पहली बार है जब मैंने इतना स्वादिष्ट घोंघा नूडल सूप भी चखा है। अर्जुन चौहान सहमत हुए, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उसने घोंघा नूडल सूप का ये ब्रांड खाया था। उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि यह इतना स्वादिष्ट हो सकता है। नहीं रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मार्क सीरीज कवच से निकलने वाली आगे से विशेष रूप से सुगंधित बनाती है? हेडमास्टर, मुझे ये पता है, अंकित ने खाते हुए कहा। हमारे स्कूल में पानी साधारण नहीं है, इसे 3 रोशनी का दिव्य जल जैसा कुछ कहा जाता है। मैंने इसे एक धारा के पास एक पत्थर की गोली पर खुदा हुआ देखा। 3 रोशनी का दिव्य जल। अर्जुन चौहान की आंखें बाहर निकल आईं। पौराणिक कथाओं के एक प्रशंसक के रूप में वह नाम से परिचित था। 3 रोशनी का दिव्य जल पौराणिक कथाओं में 7 पौराणिक दिव्य जल में से एक है, जो युवांश त्यानजुन के स्वामित्व वाले 8 खजाने के चमकते हुए बोतल के भीतर रहता है। जब सुनहरा सूर्य प्रकाश दिव्य जल, चांदी का चांदनी दिव्य जल और बैंगनी तारामंडल दिव्य जल एक में मिल जाते हैं, तो वे शीर्ष चिकित्सा पवित्र औषधि बनाते हैं। ये सभी जहरों का इलाज कर सकता है और तथाकथित असाध्य विषाक्त पदार्थों का इलाज कर सकता है। सभी घावों और बीमारियों को ठीक कर सकता है, और यहाँ तक कि हड्डियों से मांस को पुनर्जीवित कर सकता है, मृतकों को वापस जीवन में ला सकता है। अर्जुन चौहान अभी अभी अंकित के बारे में शिकायत कर रहा था कि वह आध्यात्मिक औषधि को सामान्य सब्जियों के रूप में मानता है और सजा के रूप में गड़गड़ाहट को बुलाता है, लेकिन अब वह उसे बता रहा है कि पौराणिक दिव्य जल का उपयोग घोंघा नूडल सूप पकाने के लिए किया जा रहा है। रुको, मेरे पूर्वजों ने युवांश त्यानजुन को एक शिक्षक के रूप में पकड़ने की कोशिश नहीं की है ना? यह अवैज्ञानिक है, अर्जुन चौहान ने कहा। इन सभी पौराणिक प्राणियों के प्रकट होने के साथ ये थोड़ा बहुत गैर मुख्यधारा हो रहा था। तथाकथित पौराणिक दुनिया सिर्फ कुछ विशेष दुनिया है, रामू ने समझाया। ये सिर्फ इतना है कि उन दुनिया के लोगों ने अपनी क्षमता को एक बहुत ही उच्च स्तर तक विकसित किया है, इसलिए वे वही बन गए हैं जिन्हें आप देवता कहते हैं। आपने वाक्यांश सुना होगा, विज्ञान का अंतिम बिंदु धर्मशास्त्र है। ठीक है माका बाका, चिंता मत करो हेडमास्टर। 8 खजाने के चमकते हुए बोतल में 3 रोशनी का दिव्य जल अंतहीन है। भले ही तुम इसका उपयोग स्नान करने के लिए करो, ये ठीक है, लेकिन ये पदार्थ तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि तुम्हारे शरीर को पहले ही सुपर गॉड अकेडमी द्वारा असीमित क्षमता और सभी जहरों के प्रति प्रतिरक्षा के लिए संशोधित किया गया है। क्या बर्बादी है! इस महामारी के समय में अगर हमारे पास ये दिव्य जल होता तो इतने सारे लोगों को बचाया जा सकता था और कई असाध्य बीमारियों को सफलतापूर्वक जीता जा सकता था, अर्जुन चौहान ने शोक व्यक्त किया। जरूर कर सकते हैं, रामू ने कहा, लेकिन सुपर गॉड अकेडमी से एक शिक्षक या वस्तु को बाहर ले जाने के लिए क्रेडिट पॉइंट्स खर्च करने की आवश्यकता होती है। इस दिव्य जल के मूल्य के आधार पर 1 मिलीलीटर की कीमत 500 क्रेडिट पॉइंट्स है। लानत है! अर्जुन चौहान ने अपनी सांस के तहत शाप दिया। ये बहुत जबरन वसूली है। क्या ये वही था जब मेरे माता पिता पहले चीजें बाहर ले जाते थे? हाँ, लेकिन सिर्फ मापने की इकाइयां अलग थीं। सुपर गॉड अकेडमी एक बहुत ही खास जगह है। अकेडमी से संबंधित शिक्षक और उनकी सभी चीजें इस स्थान से एक विशेष संबंध रखती हैं। उस झिल्ली को पार करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। क्या अफसोस है! अर्जुन चौहान ने फिर से आह भरी, ये सोचते हुए कि महामारी के दौरान दिव्य जल कितने लोगों को बचा सकता था और अन्य असाध्य बीमारियों को भी एक एक करके निपटाया जा सकता था। ये ताज़ा है। भरा और संतुष्ट, अंकित जड़ी बूटी के मैदान के किनारे पर लेट गया। हेडमास्टर, क्या तुम यहाँ किसी विशेष चीज के लिए आए थे? बकवास! मुख्य व्यवसाय लगभग भूल गया। अर्जुन चौहान ने जल्दबाजी में अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी। रामू, मैं अंकित से कौशल को दोहराना चाहता हूँ। एक कौशल को कॉपी करने के लिए 100 क्रेडिट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। क्या डीन कॉपी करना चाहते हैं? कॉपी करो, मैं चाहता हूँ। बधाई हो डीन, ई ग्रेड सामग्री प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक कॉपी करने के लिए। लानत है, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं कौन सा कॉपी करना चाहता था, मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखना चाहता था। अर्जुन चौहान ने कहा। डीन, सभी कौशल कॉपी करना यादृच्छिक है। तुम ये पहले नहीं कह सकते थे। अर्जुन चौहान ने आह भरी। एक सामग्री आदमी के रूप में क्या ये सब होना था? ठीक है तो, अर्जुन चौहान हंसा, सामग्री ही है फिर। यहाँ तक कि एक ही ग्रेड कौशल भी कुछ है। सिर्फ एवेंजर्स में दिखाई गई नैनो प्रौद्योगिकी अकेले इस युग के सामग्री शोधकर्ताओं को पागल कर सकती है ना? जैसे ही अंगूठी प्रकाश से चमकी, अर्जुन चौहान का मस्तिष्क अचानक बहुत सारी जानकारी से भर गया, न केवल धातु सामग्री और बहुलक सामग्री पर, बल्कि अकार्बनिक गैर धातु सामग्री और प्रयोगात्मक ज्ञान की एक बहुतायत पर भी। रामू, ये ई ग्रेड सामग्री प्रौद्योगिकी कितनी उन्नत है? अर्जुन चौहान ने पूछा।
तुम्हारी पृथ्वी पर सामग्री विज्ञान में सबसे प्रतिभाशाली शिक्षाविद शायद 50 या 60 साल के शोध के साथ शायद ही इस स्तर तक पहुंच सकता है, रामू ने जवाब दिया। शानदार। अर्जुन चौहान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। आधुनिक विज्ञान के स्तर से बहुत परे सामग्री विज्ञान के ज्ञान को एक बहुलक सामग्री स्नातक प्रवेश परीक्षा में ले जाना एक मच्छर को मारने के लिए एक तोप का उपयोग करने जैसा है। शेष क्रेडिट पॉइंट्स के साथ मैं एक शिक्षक को भी बुला सकता था, अर्जुन चौहान ने विचार किया। रामू, ये शिक्षक बुलाना भी यादृच्छिक नहीं है ना? हाँ, ये है, रामू ने जवाब दिया। क्या शिक्षकों की कोई सूची है? अर्जुन चौहान के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन सामने आई जिसमें नामों और जानकारी से घनी पैक किया गया था। हे भगवान, 12,000 से अधिक शिक्षक, हे भगवान। अर्जुन चौहान ने जल्दी से सूची को स्कैन किया और कई परिचित नाम पाए। अलीशा, लोकेश, सम्राट हटियन, लखन, लोकेश, उचिहा सारथी, किशन, एनोकिशी, भरत, चाणक्य, माया, अल्ट्रामैन। रामू, मेरे लिए एक शिक्षक को अनलॉक करो। 100 क्रेडिट पॉइंट्स काटे गए। शिक्षक को सफलतापूर्वक अनलॉक किया गया। सुनहरे प्रकाश की एक चमक के बीच एक छाया धीरे धीरे भौतिक हुई, एक इंजन की बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ। यह क्या चीज है? अर्जुन चौहान ने चमकते हुए घेरे को देखा, जहां एक पुराने जमाने की स्पोर्ट्स कार दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर एक छोटे बालों वाला युवक बैठा था। AE86, क्या ये हो सकता है? अर्जुन चौहान ने तुरंत दीन की अंगूठी के अधिकार को सक्रिय किया। नाम, अमित फौजी। जाति, मानव। पहचान, रेसिंग कोर्स शिक्षक। संभावित सूचकांक 7। उपहार, वाहन चालन। कौशल, रेसिंग E। मूल्यांकन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि AE86 कितना तेज है, ये नित्या की मर्सिडीज को पकड़ नहीं सकता है। अमित फौजी, अर्जुन चौहान ने आश्चर्य में कहा। इनिशियल D से यह चरित्र अर्जुन चौहान के लिए बहुत परिचित था, एक प्रतिष्ठित छवि के साथ जो हमेशा उसकी स्मृति में रही थी। दीन को देखा। अमित फौजी ने अर्जुन चौहान को सम्मानपूर्वक झुकाया। ठीक है, लानत है, अर्जुन चौहान बेजुबान था। लगता है कि मैं एक बुरा ड्राइवर बनने वाला हूँ। केवल 100 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ अर्जुन चौहान ने सीधे अमित फौजी के रेसिंग कौशल को कॉपी किया। आखिरकार, अब जब वह देश के भीतर ज्यादातर खुद गाड़ी चला रहा था, तो ड्राइविंग कौशल को अधिकतम करने से सड़क पर उसकी भविष्य की यात्राएं सुरक्षित हो जाएंगी, है ना? शिक्षक अंकित से उन लार योग्य कौशलों के लिए अर्जुन चौहान केवल फिलहाल के लिए प्रशंसा के साथ भर सकता था। भले ही वह प्रभावशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी सीखता, ऐसे AI को अभी भी एक वाहक की आवश्यकता होगी। और वर्तमान में पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी ऐसे AI को होस्ट करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने के करीब कहीं नहीं थी। वाहक के रूप में उपयोग किए जाने वाले चिप्स पूरी तरह से विफल होने से पहले इतनी बड़ी मात्रा में डेटा के साथ मुश्किल से कुछ सेकंड तक चल सकते थे। अर्जुन चौहान को अभी अभी अधिग्रहित सामग्री प्रौद्योगिकी को पचाने के लिए कुछ और समय चाहिए था। जब तक उसने उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया था, तब तक उसे उम्मीद थी कि उसने एक और पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित किए होंगे। राष्ट्रपति, स्टीयरिंग व्हील मोड़ो, स्टीयरिंग व्हील मोड़ो। राष्ट्रपति, क्या आप आगे वाले व्यक्ति को देखते हैं? मैं उसे देखता हूँ, लगता है कि वह शिक्षक अंकित है। जाओ, उसे टक्कर मारो। मैं नहीं कर सकता, अर्जुन चौहान ने कहा। हालांकि वह जानता था कि सुपर गॉड अकेडमी के शिक्षक मर नहीं सकते थे, वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सका। मैंने अभी अभी उसे बिजली से झटका दिया है, और अब उसे एक कार से चलाने के लिए, क्या यह मुझे अनुचित नहीं लगेगा? तो तुम पहले से ही ब्रेक क्यों नहीं मार रहे हो? राष्ट्रपति, मैंने तुम्हें बहने का अभ्यास करने के लिए कहा था, न कि घूमने के लिए। क्या तुम बवंडर के साथ पार्किंग स्थल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? राष्ट्रपति, क्या आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खरीदा था? हालांकि उसने अमित फौजी से रेसिंग कौशल को कॉपी किया था, ऐसे कौशल केवल ज्ञान के बारे में नहीं थे, उन्हें व्यावहारिक संचालन की आवश्यकता थी। अर्जुन चौहान शुरू कर सकता था, लेकिन उसने पहले कभी दौड़ नहीं लगाई थी। 200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से गाड़ी चलाने की तो बात ही छोड़ दो। अमित फौजी, यात्री सीट पर अर्जुन चौहान का मार्गदर्शन करते हुए उसे शुरू से अंत तक डांटता रहा, अर्जुन चौहान की राष्ट्रपति के रूप में स्थिति के लिए बहुत कम सम्मान के साथ। शिक्षक फौजी, मैं राष्ट्रपति हूँ, कृपया कुछ सम्मान दिखाओ। अर्जुन चौहान आखिरकार और अधिक बकबक बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे उन दिनों से एक अथक ड्राइविंग प्रशिक्षक की याद दिला रहा था जब वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर रहा था, लेकिन तब वह बोलने के लिए बहुत डरपोक था। तभी अमित फौजी को याद आया कि अर्जुन चौहान सुपर गॉड अकेडमी में एक शिक्षक था। क्या होगा अगर उसने उसे नाराज कर दिया और खुद पर बिजली गिरा दी? उसके रवैये में अचानक 360 डिग्री परिवर्तन हुआ। 1 घंटे तक अभ्यास करने के बाद अर्जुन चौहान के ड्राइविंग कौशल एक नौसिखिए से एक अनुभवी के रूप में बदल गए। अमित फौजी के अनुसार अर्जुन चौहान की प्रवीणता अपनी खुद की लगभग 80% थी। कौशल के इस स्तर के साथ अर्जुन चौहान की दुनिया में उसे निश्चित रूप से कारों का भगवान कहा जा सकता था। उत्साहित महसूस करते हुए अर्जुन चौहान ने ट्रिपल लाइट के दिव्य जल में स्नान किया, दिन भर में जमा हुई थकान को धो दिया।
हे, अर्जुन चौहान ने आर्या रॉय के बिस्तर के बगल की मेज पर दूध और कुछ रोटी का एक कप रखा, जबकि उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी लालिमा थी। निस्संदेह ट्रिपल लाइट के दिव्य जल के प्रभाव बहुत अच्छे थे। हालांकि अर्जुन चौहान केवल कुछ घंटों तक सोया था, वह ऊर्जावान और मजबूत महसूस कर रहा था। जहां तक उसकी ऊर्जा का सवाल है, उसके पास कुछ सुबह के व्यायाम थे ताकि उसे खर्च करने में मदद मिल सके। तुम कुछ और सो, मैं आज शिक्षक हनुमान को देखने जा रहा हूं, अर्जुन चौहान ने आर्या रॉय के माथे पर चूमते हुए कहा। चूंकि उसने एक मास्टर का पीछा करने का फैसला किया था, स्वाभाविक रूप से अर्जुन चौहान को एक गुरु खोजने की आवश्यकता थी। अपनी विशाल दौलत के बावजूद उसे देश भर में या यहाँ तक कि विश्व स्तर पर किसी भी स्नातक स्कूल में सिर्फ पैसे से अध्ययन करने में सक्षम बनाने के बावजूद जयपुरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वह जगह जिससे वह सबसे अधिक परिचित था, अभी भी उसकी पहली पसंद थी। एक स्कूल चुनना केवल संस्था की समग्र ताकत के बारे में है। औसत व्यक्ति के लिए एक स्कूल नौकरी पाने के लिए एक कदम पत्थर के रूप में कार्य करता है, लेकिन अर्जुन चौहान को इसकी आवश्यकता नहीं थी। और भले ही जयपुरा विश्वविद्यालय अभी भी सिर्फ एक साधारण प्रथम स्तरीय विश्वविद्यालय था, अर्जुन चौहान का मानना था कि यह स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। यह आत्मविश्वास न केवल उन उपकरणों से आया था, बल्कि अर्जुन चौहान के मस्तिष्क में ज्ञान से भी आया था। यह अजीब था कि अर्जुन चौहान ने स्पष्ट रूप से सुबह हनुमान यादव से मिलने की व्यवस्था की थी, लेकिन जब अर्जुन चौहान स्कूल पहुंचा तो हनुमान यादव के कार्यालय में कोई नहीं था। उसने हनुमान यादव के मोबाइल फोन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तार्किक रूप से हनुमान यादव एक बहुत ही समय का पाबंद व्यक्ति होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अर्जुन चौहान ने किनारे पर देखा, शुक्र है उसके बड़े भाई और बहन सभी कार्यालय में थे। अरे, अर्जुन यहाँ है। आओ आओ अर्जुन, जल्दी बैठो। तुम क्या खाना चाहोगे? बड़ा भाई तुम्हारे लिए इसे खरीदने जाएगा। अर्जुन, कुछ फल चाहिए। आओ, बड़ी बहन के बगल में बैठो। अर्जुन चौहान को देखकर प्रयोगशाला में हर कोई अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। तुम्हें पता होना चाहिए, यह अर्जुन चौहान के धन के कारण था कि उनकी प्रयोगशाला पूरे स्कूल और यहाँ तक कि पूरे देश में सबसे अमीर अनुसंधान समूह बन गई थी। हनुमान यादव ने उन्हें जो पारिश्रमिक दिया था, वह स्कूल से स्नातक होने के बाद वे 10 साल में कमा सकते थे। अब उनमें से लगभग हर कोई पीएचडी करने के बारे में सोच रहा था, और उन डॉक्टरेट बड़े भाइयों को भी उम्मीद थी कि स्कूल उन्हें अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई को स्थगित करने की अनुमति देगा, अधिमानतः 5 या 10 साल के लिए। अर्जुन, क्या तुम शिक्षक हनुमान की तलाश कर रहे थे? हाँ, मैं नए साल के बाद स्नातक प्रवेश परीक्षा लेने की योजना बना रहा हूँ और फिर हमारे अनुसंधान समूह में शामिल हो जाऊंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। वास्तव में बड़े भाई और बहन रोमांचित थे। मैंने इस बारे में बात करने के लिए आज सुबह शिक्षक हनुमान से मिलने की व्यवस्था की थी, लेकिन वह यहाँ क्यों नहीं है? अंतिम मिनट में कुछ आया। बड़े वरिष्ठ भाई प्रमोद कुमार की अभिव्यक्ति खट्टी हो गई। क्या तुमने आज की खबर देखी? क्या हुआ? क्या स्कूल में कुछ हुआ? अर्जुन चौहान ने पूछा। आमतौर पर अर्जुन चौहान जागने के बाद बाथरूम में बिताए आधे घंटे के दौरान खबर देखता था, लेकिन आज सुबह कुछ अवर्णनीय हुआ था और उसने ध्यान नहीं दिया था। नहीं, ये सिलिकॉन चंद्रमा है जिसमें एक मुद्दा था। सिलिकॉन चंद्रमा, हमारे देश में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप कंपनी। सिर्फ वे ही नहीं, सभी सेमीकंडक्टर कंपनियों में मुद्दे थे। प्रमोद कुमार ने कहा, तुम जानते हो, अमेरिका में हाल ही में एक नया राष्ट्रपति मिला है और उसने जल्दी से कई उपाय किए, जिनमें से एक हमारे भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स की बिक्री पर रोक लगाना है। अर्जुन चौहान ने माथे पर शिकन डाली। पूर्ण एकाधिकार। पिछले राष्ट्रपति ने अभी अभी चिप्स की कीमतों में काफ़ी वृद्धि की थी, लेकिन यह एक प्रतिबंध के बिंदु तक नहीं पहुंचा था। वह विश्वास नहीं कर सका कि नए राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले दिन ऐसी बात हुई थी। हाँ, प्रमोद कुमार ने कहा, तो अब स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई है। उच्च प्रदर्शन चिप्स के बिना हमारे देश की संचार प्रौद्योगिकी बर्बाद हो जाएगी। कम से कम अल्पकालिक विकास बहुत धीमा होगा, शायद जब तक हम अपना खुद का विकास नहीं कर सकते। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। वह पूरी तरह से कुल चिप प्रतिबंध के परिणामों की कल्पना कर सकता था। तुम जानते हो, शिक्षक हनुमान का अनुसंधान ध्यान हाल ही में ग्राफीन, एक सेमीकंडक्टर सामग्री पर रहा है। आज सुबह उसे एक आपातकालीन बैठक में भाग लेना पड़ा और वह शायद आज दोपहर तक वापस नहीं आएगा। तो ऐसा हुआ। अर्जुन चौहान आखिरकार पूरी कहानी को समझ गया। ये पश्चिमी लोग वास्तव में चीज़ों को हिलाना जानते हैं। कौन कहता है कि वे नहीं जानते? लेकिन हम मदद नहीं कर सकते। मुख्य प्रौद्योगिकी उनके हाथों में है और हम अभी भी एक निष्क्रिय स्थिति में हैं। प्रमोद कुमार ने असहाय रूप से कहा। उनके लिए बुरा भाग्य। अर्जुन चौहान मुस्कुराया, यहाँ तक कि यह भी संदेह था कि सुपर गॉड अकेडमी ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसी घटना होगी। यही कारण है कि उन्होंने उसे सामग्री प्रौद्योगिकी कौशल खींचने दिया। अब जब यह ऐसा है तो चलो उनकी गर्वित चिप प्रौद्योगिकी को अप्रचलित बनाते हैं। पिछले 2 वर्षों में तकनीकी युद्ध विश्व स्तर पर छिड़ गया था और उन विकसित देशों ने मुख्य सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों को कसकर सील कर दिया था।
जिससे भारत, जो हमेशा विदेशी आयात पर निर्भर था, एक बहुत ही कठिन स्थिति में था। एक उद्यम था जिसे विप्रो कहा जाता था, जिसने हमेशा अपनी खुद की चिप्स को स्वतंत्र रूप से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसने वास्तव में भारत की आत्मनिर्भरता क्षमताओं को एक पायदान ऊपर उठाया। हालांकि इस डोमेन में सबसे मौलिक पहलू अभी भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रौद्योगिकी था, और यह भी तोड़ना सबसे कठिन था। लेकिन अब अर्जुन चौहान के दिमाग में सामग्री विज्ञान में उसके ग्रेड ई ज्ञान ने उसे सेमीकंडक्टर सामग्री प्रौद्योगिकियों को उस हद तक समझने में सक्षम बनाया था जो औसत व्यक्ति के लिए अप्राप्य था। आज भारत की घरेलू रूप से उत्पादित जन चिप्स 7 नैनोमीटर तक पहुंच गई थीं, लेकिन शीर्ष सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी कंपनियां पहले से ही 5 नैनोमीटर चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती थीं। हालांकि यह सिर्फ 2 नैनोमीटर का अंतर था, तकनीकी अंतर कम से कम 2 साल था। सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करने के लिए 19 आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, और इन सामग्रियों में से अधिकांश में बेहद उच्च तकनीकी बाधाएं थीं। इसलिए सेमीकंडक्टर सामग्री ने सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखी। और सिलिकॉन वेपर, सिंथेटिक सेमीकंडक्टर वेपर, फोटोमास्क, फोटोरेसिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स, लक्ष्य सामग्री, सुरक्षात्मक कोटिंग्स, लीड फ्रेम, सिरेमिक प्लेट, प्लास्टिक बोर्ड, COF, सोल्डर तार और पैकेजिंग सामग्री जैसी सामग्रियों के साथ अर्जुन चौहान इन चुनौतियों को आसानी से हल कर सकता था। सैद्धांतिक रूप से सेमीकंडक्टर चिप प्रौद्योगिकी की सीमा 2 नैनोमीटर है, लेकिन अर्जुन चौहान के ज्ञान प्रणाली के भीतर वह सेमीकंडक्टर चिप प्रौद्योगिकी को 0.3 नैनोमीटर तक आगे बढ़ा सकता था, जो सैद्धांतिक सीमा का लगभग 10वां हिस्सा था। कोई भी वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग पर प्रभाव की कल्पना कर सकता है जब वह इस प्रौद्योगिकी का औद्योगिकरण करता है। छोटे भाई, तुमने अभी अभी अपने शब्दों से क्या मतलब निकाला? क्या तुमने कहा कि तुम उनकी चिप्स को अप्रचलित बनाना चाहते हो? हाँ, अगर हम एक बेहतर चिप विकसित कर सकते हैं, तो क्या उनके उत्पाद अप्रचलित नहीं हो जाएंगे? और वे सभी हमसे हमारी चिप्स खरीदने के लिए भीख मांग रहे होंगे। अर्जुन चौहान ने कहा, अगर यह इतना आसान होता। प्रमोद कुमार, जिसने हमेशा प्रोफेसर हनुमान के साथ सेमीकंडक्टर से संबंधित विषयों पर काम किया था, जानता था कि यह क्षेत्र कितना मुश्किल था। हालांकि हमारा देश बहुत उन्नत चिप्स विकसित कर सकता है, लेकिन प्रयोगशाला और औद्योगिक जन उत्पादन की अवधारणा पूरी तरह से अलग है। हम जन उत्पादन प्रौद्योगिकी में पूरे 5 साल पीछे हैं। भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर उद्यम सिलिकॉन चंद्रमा को लें, उदाहरण के लिए, वे केवल चिप उत्पादन प्रक्रिया के सबसे सरल हिस्से को संभालते हैं और उनके सभी प्रसंस्करण उपकरण आयात किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर उनके अपस्ट्रीम ने क्रिस्टल चिप प्रसंस्करण सामग्री प्रदान नहीं की, तो उनकी पूरी कंपनी अनिवार्य रूप से ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि कोई भी घरेलू कंपनी इस चीज का उत्पादन नहीं कर सकती थी जिसे क्रिस्टल चिप कहा जाता था। बड़े भाई, वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप उद्यम कौन सा है? अर्जुन चौहान ने पूछा। वह सिलिकॉन चंद्रमा होगा, जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था, प्रमोद कुमार ने कहा, लेकिन उनकी स्थिति अब काफी खराब है। उनके क्रिस्टल चिप आपूर्तिकर्ता सभी पश्चिमी देश हैं। पहले यह एक पूरी आपूर्ति श्रृंखला थी। पश्चिमी देशों ने कच्चा माल प्रदान किया, उन्होंने उन्हें संसाधित किया, चिप्स बनाए और फिर उन्हें उपयोग के लिए भारतीय उद्यमों को बेच दिया। लेकिन अब, प्रमोद कुमार ने आह भरी, उन सामग्री आपूर्ति कंपनियों का कहना है कि वे भविष्य में अपनी चिप्स को किसी भी भारतीय उद्यम को बेचने की अनुमति नहीं देंगे। अगर वे इसका पालन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्रिस्टल चिप्स के साथ उनकी आपूर्ति करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिससे वे अनिवार्य रूप से बंद होने की ओर अग्रसर होंगे। वाह, ये काफी क्रूर है। अर्जुन चौहान स्पष्ट रूप से गुस्सा था। बड़े भाई, मैं अब समझ गया। मुझे याद है कि सिलिकॉन चंद्रमा का मुख्यालय रत्नागिरी में है ना? हाँ, प्रमोद कुमार ने जवाब दिया, इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति हैरान हो गई। छोटे भाई, क्या तुम सिलिकॉन चंद्रमा जाने की योजना बना रहे हो? हाँ, मैं उन्हें अधिग्रहण करने की योजना बना रहा हूँ, अर्जुन चौहान ने कहा। उन्हें अधिग्रहण करना? प्रमोद कुमार ने अपनी आंखें चौड़ी की। छोटे भाई, सिलिकॉन चंद्रमा का बाजार मूल्य 80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 80 अरब अमेरिकी डॉलर, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अर्जुन चौहान हंसा। प्रमोद कुमार तुरंत दंग रह गया। वह जानता था कि उसका छोटा भाई अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। वर्तमान में फोर्ब्स रैंकिंग पर उसकी अनुमानित निवल संपत्ति 800 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी, उस 80 अरब का 10 गुना। इसके अलावा वह जानता था कि इस पैसे का एक हिस्सा, 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक, तरल संपत्ति लग रहा था। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार सिलिकॉन चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिवालियापन के कगार पर था। अगर उन्होंने उन पश्चिमी लोगों की मांगों को खारिज कर दिया, तो उन्हें पूर्ण दिवालियापन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, अगर उन्होंने पश्चिमी लोगों की शर्तों को स्वीकार कर लिया और भारत को चिप्स प्रदान करना बंद कर दिया, तो कंपनी अब भारत से संबंधित नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से पश्चिम के लिए धन कमाने का एक उपकरण बन जाएगी। अगर अर्जुन चौहान ने इसका अधिग्रहण किया, तो भविष्य में आलोचनाओं की एक बाढ़ आने की संभावना होगी।
प्रमोद कुमार ने जल्दबाजी में अर्जुन चौहान के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया। बड़े भाई, निश्चिंत रहें, मैं कभी भी उन पश्चिमी लोगों की मांगों पर सहमत नहीं होऊंगा, अर्जुन चौहान मुस्कुराया। पिछली कंपनी हमारे W-10 से उद्यमियों द्वारा स्थापित की गई थी, यह एक भारतीय कंपनी है। अर्जुन चौहान कभी भी अपनी खुद की कंपनी को पश्चिम के लिए धन कमाने का एक उपकरण नहीं बनने देगा। तो तुम उन्हें क्यों अधिग्रहण कर रहे हो? प्रमोद कुमार और भी उलझन में था। तैयार क्रिस्टल चिप्स के बिना उनकी उत्पादन लाइनें बेकार हैं, कोई भी उद्योग का काम करने में असमर्थ हैं। क्या केवल पश्चिमी देश क्रिस्टल चिप्स का उत्पादन करने में सक्षम हैं? अर्जुन चौहान के शब्दों का वास्तव में मतलब था कि वह भी ऐसा कर सकता था और उसके द्वारा उत्पादित चिप्स उनकी तुलना में 10 गुना अधिक कुशल होंगे। लेकिन प्रमोद कुमार ने उसे स्पष्ट रूप से गलत समझा। अर्जुन चौहान सिर्फ एक स्नातक था और यहाँ तक कि उसके स्नातक परियोजना को उसके कई बड़े भाइयों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और वह भी पॉलीमर में था। सेमीकंडक्टर डोमेन में अर्जुन चौहान संभवतः बेखबर था। हालांकि कुछ अन्य देश भी क्रिस्टल चिप्स का उत्पादन कर सकते हैं, प्रमोद कुमार ने समझाया। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी और पेटेंट सभी पश्चिमी देशों से संबंधित हैं। पश्चिमी देशों से यह नाकाबंदी दुनिया भर में है। अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत को क्रिस्टल चिप्स प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है या उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमारा देश भी क्रिस्टल चिप्स का निर्माण कर सकता है, लेकिन वे बहुत कच्चे हैं और बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं। उत्पादित चिप्स का उपयोग केवल निम्न स्तरीय फ़ोन और कंप्यूटरों में किया जा सकता है। उन्हें अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी में तैनात करने के बारे में सोचना हास्यास्पद है। अर्जुन चौहान मुस्कुराया। वह जानता था कि प्रमोद कुमार ने उसके बयान को गलत समझा था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था। अगर उसने प्रमोद कुमार को बताया कि उसके पास उच्च प्रदर्शन क्रिस्टल चिप्स का उत्पादन करने का एक तरीका था, तो प्रमोद कुमार शायद ही उस पर विश्वास करेगा। अगर यह अभी संभव नहीं है, तो हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि हमारा देश उच्च अंत क्रिस्टल चिप्स का उत्पादन नहीं कर सकता, फिर उत्पादन फिर से शुरू करेंगे। अर्जुन चौहान ने कहा, यह एक 5 साल का तकनीकी अंतर है। प्रमोद कुमार ने कहा, भले ही इस दबाव में हमारी आत्मनिर्भरता क्षमताएं जबरदस्त रूप से सुधरती हैं, फिर भी इसमें कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। अगर तुम उन्हें अभी अधिग्रहण करते हो, तो तुम सिर्फ एक बहुत बड़ा बोझ उठा रहे हो। उनके वार्षिक परिचालन लागत पहले से ही 30 अरब भारतीय मुद्रा से अधिक है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन चौहान थोड़ा मुस्कुराया। जो हमारे वतन से संबंधित है वह हमारा है। अगर वे खुद को बनाए नहीं रख सकते हैं, तो मैं उनका समर्थन करूंगा। छोटे भाई, तुम सच में? अर्जुन चौहान की प्रभावशाली प्रतिक्रिया सुनने के बाद प्रमोद कुमार खुद को अर्जुन चौहान की दौलत और साहस पर आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका। 30 अरब भारतीय रुपये की वार्षिक लागत। हालांकि अगर उद्यम सामान्य रूप से नहीं चल रहा है, तो उपकरण की लागत बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी ये दसियों अरब का खर्च होगा। अर्जुन चौहान, मैं इसका समर्थन करूंगा, भी कह सकता था। उनकी बातचीत एक स्नातक छात्र के कार्यालय में थी, जहां अन्य बड़े भाई और बहन भी अर्जुन चौहान को सदमे के साथ देख रहे थे, और उस सदमे के अलावा भावना का एक स्पर्श भी था। डिंग, मेजबान को 10 क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित करने पर बधाई। मैंने वास्तव में दिखावा करने का इरादा नहीं किया था, अर्जुन चौहान ने असहाय रूप से कहा। यह आधा देशभक्ति से और आधा गुस्से से निकला। बेशक, भले ही कुछ आवेगीपन शामिल था, एक मात्र 100 अरब भारतीय रुपये का अर्जुन चौहान के लिए कुछ भी मतलब नहीं था। आखिरकार, पिछली बार जब उसने 1 खरब यूरो बनाए थे, तो उनमें से अधिकांश को पश्चिमी देशों से छीन लिया गया था। एक मामला, उन्होंने जो बोया था वही काटा। उनका प्रतिशोध अर्जुन चौहान था। बड़े भाइयों और बहनों, मैं पहले जा रहा हूं। अर्जुन चौहान ने कार्यालय में सभी को बधाई दी। जब मैं खाली हो जाऊंगा, तो मैं तुम सभी को बाहर खेलने के लिए ले जाऊंगा। ये कहने के बाद अर्जुन चौहान सीधे स्कूल से चला गया। हिया, मेरे लिए विमान तैयार करो, मुझे रत्नागिरी की यात्रा करनी है। एक तीखी दहाड़ के साथ रत्नागिरी पर एक निजी हवाई अड्डे में एक निजी जेट खड़ा था। इस बार उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक महिला थी, एक बहुत ही आकर्षक और मनमोहक महिला। अर्जुन, बहुत समय हो गया है। महिला ने उसे एक बहुत ही स्नेही टकटकी के साथ देखा। अर्जुन चौहान एक पल के लिए दंग रह गया। अब तक, चाहे वह कंदरा देश में हो या यूरोप में, उसे प्राप्त करने वाले हर किसी ने उसके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया, या तो उसे युवा मास्टर या मास्टर कहकर बुलाया। लेकिन इस महिला ने सीधे उसके नाम से उसे संबोधित किया, यहाँ तक कि एक स्वर का उपयोग करके जो एक बड़े व्यक्ति के लिए एक छोटे व्यक्ति से बात करने का लग रहा था। प्रकाश, तुम भी बाहर आओ। महिला ने अर्जुन चौहान की खाली पीठ पर एक नज़र डाली। क्या वह प्रकाश के अस्तित्व के बारे में भी जानती है? अर्जुन चौहान और भी हैरान था। प्रकाश, उसका व्यक्तिगत अंगरक्षक, केवल हिया को ही पता था, और यहाँ तक कि आर्या रॉय, जो उसके साथ दिन रात थी, को भी पिछली बार यूरोप में ही पता चला था। यह महिला कैसे जान सकती थी? आंटी कमला। इस शीर्षक को सुनकर अर्जुन चौहान को अचानक कुछ बंद महसूस हुआ। क्या ये हो सकता है? नहीं, यह असंभव है ना?
अर्जुन चौहान ने प्रकाश पर एक नज़र डाली। प्रकाश ने बदले में अर्जुन चौहान को सिर हिलाया। लानत है। अर्जुन चौहान ने एक उंगली उठाई। प्रकाश ने सिर हिलाया। अर्जुन चौहान ने 3 उंगलियां उठाईं। प्रकाश ने अभी भी सिर हिलाया। अर्जुन चौहान ने एक एक रखा, फिर एक शून्य रखा। प्रकाश ने अभी भी सिर हिलाया। अर्जुन चौहान ने अपना सिर झुकाया, ये सोचकर कि फिर कितने। प्रकाश ने एक कड़वी मुस्कान दी, फिर आंटी कमला नामक महिला को फिर से देखा। उस पर कठोर मत बनो। आंटी कमला हंसी। मुझे तुम्हें जवाब देने दो, तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हारे पिताजी की 300 से अधिक महिलाएं हैं। कफ 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 कफ। अर्जुन चौहान ने हिंसक रूप से खांसा। 300 से अधिक। भले ही ये दोहराए बिना एक दिन में एक था, फिर भी इसमें कम से कम एक पूरा साल लगेगा। क्या उसके पिताजी इतने लापरवाह हो सकते थे? क्या उसके दादाजी को इस बारे में पता था? उसकी माँ के व्यक्तित्व के अनुसार क्या वह इसे बर्दाश्त कर सकती थी? हालांकि ये सब कई साल पहले की कहानियां हैं। उस समय वह तुम्हारी माँ से भी नहीं मिला था। आंटी कमला ने हंसी के साथ जारी रखा। तब तुम्हारे पिताजी को अभी अभी परिवार की संपत्ति विरासत में मिली थी, पूरी तरह से एक बिगड़ेल अमीर दूसरी पीढ़ी, जब तक वह तुम्हारी माँ से नहीं मिला। ऐसा था जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गया। अर्जुन चौहान बेजुबान था। क्या ये सी किंग की वापसी का सिर्फ एक विशिष्ट मामला नहीं था? क्या मेरी माँ को तुम सभी के बारे में पता है? बेशक वह जानती है। तुम्हारी माँ एक बुद्धिमान महिला है, आंटी कमला ने कहा, लेकिन हमारी तरह उसने भी तुम्हारे पिताजी को बहुत प्यार किया। बोलने के बाद उसने अचानक आह भरी। तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही उत्कृष्ट आदमी थे, खगोल विज्ञान और भूगोल, संगीत और खेल में कुशल। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। तुम सभी को धोखा दिया गया था। अर्जुन चौहान ने खुद से सोचा, वह सब सिर्फ एक कार्य था जो उसने सुपर गॉड अकेडमी में जो कुछ भी सीखा था उससे किया था। ऐसे एक उत्कृष्ट आदमी का सामना करते हुए हम अपनी आंखों में अन्य पुरुषों के लिए कैसे जगह बना सकते हैं? आंटी कमला ने सीधे तौर पर कहा। हम 300 से अधिक में से 80% ने फिर से शादी करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन वे उसे फिर से नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हर कोई परिवार की कुछ संपत्तियों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए दुनिया भर में बिखर गया। हालांकि जीविकोपार्जन एक चिंता नहीं है। अर्जुन चौहान ने आंटी कमला की आंखों में असहायता का एक संकेत देखा। वह सच में कचरा है। अर्जुन चौहान ने अपने दिल में अर्जुन सिन्हा को कठोरता से शाप दिया, ये सोचते हुए कि उसने एक बार सोचा था कि उसके पिताजी एक आदमी का एक आदर्श थे। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम सिर्फ एक मुट्ठी के आकार के थे। पलक झपकते ही 20 साल से अधिक बीत चुके हैं। आंटी कमला आहों से भरी हुई थी। वह पहले ही 40 साल से अधिक उम्र की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अर्जुन सिन्हा ने उसे कुछ खास दिया था। वह वास्तव में केवल लगभग 20 साल की लग रही थी। क्या तुम वहां थे जब मेरा जन्म हुआ था? हम सभी 300 से अधिक वहां थे। फफ। अर्जुन चौहान दंग रह गया। उसके दिमाग में उसके पास पहले से ही एक दृश्य था। 20 साल पहले उस अस्पताल में जहां उसका जन्म हुआ था, 300 से अधिक महिलाओं से घिरा एक शीर्ष स्तरीय प्रसूति वार्ड। अर्जुन चौहान ने अपने दिमाग से उस बेतुकी छवि को दूर करने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये पुरानी पीढ़ी के मामले थे और वह उनसे निपटने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। हालांकि उसके पिताजी ने इन महिलाओं के साथ गलत किया था, यह उनकी अपनी पसंद थी। वे पूरी तरह से फिर से शादी करने का विकल्प चुन सकती थीं। और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन सिन्हा उन्हें मुआवजा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जो पेशकश की वह नहीं था जो वे चाहती थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी के सुरक्षा उपाय ठोस थे। उसने मेरे लिए इतने सारे भाई बहनों को नहीं बनाया है। अर्जुन चौहान ने कुछ राहत महसूस की। क्या उसके परिवार ने पहली पीढ़ी से ही सुरक्षा उपायों के बिना इतना बिगड़ल होना शुरू कर दिया था, तो अब तक पृथ्वी पर शायद अर्जुन उपनाम के अलावा कोई और नहीं होता, है ना? इस अवधि के दौरान तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, आंटी कमला ने कहा। ओह ठीक है, मेरा पूरा नाम कमला मिश्रा है। तुम मुझे बस आंटी कमला कह सकते हो जैसे बाकी सभी। आंटी कमला, अर्जुन चौहान ने अपने पिताजी की महिला का सम्मान करते हुए कहा, जैसा उसे करना चाहिए। तुम्हारे पास रत्नागिरी पर भाग लेने के लिए कुछ व्यवसाय होना चाहिए। कमला मिश्रा ने पूछा। हाँ, ये सही है, अर्जुन चौहान ने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो बस जाओ और करो, कमला मिश्रा ने एक मुस्कान के साथ कहा। हमारी 300 से अधिक बहनों में से 100 से अधिक यहाँ रत्नागिरी पर हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम तुम्हारे लिए हल नहीं कर सकते। हिस, अर्जुन चौहान ने हौंफते हुए कहा, यह सिर्फ एक रेशम गुफा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हिया मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। कमला मिश्रा का निवास रत्नागिरी पर गोल्डन साउथ रोड पर स्थित था, जिसे इतालवी राष्ट्रीय खजाने लॉरेंजो टोंडेली द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका मूल्य 120 मिलियन से अधिक था। उसकी जगह के बगल में निदेशक शर्मा सहित कई हस्तियां रहती थीं। लेकिन अब ये चीजें मुश्किल से अर्जुन चौहान को और हैरान करती थीं। हिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
अर्जुन चौहान ने फोन पर शिकायत की। श्रीमान अर्जुन चौहान, मेरे लिए आपके पारिवारिक मामलों को उठाना थोड़ा अजीब है, हिया ने कुछ हद तक पीड़ित होकर कहा। ठीक है, चलो पहले व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन चंद्रमा अधिग्रहण कैसे चल रहा है? अर्जुन चौहान ने पूछा। लॉकडाउन घटना के कारण स्टॉक आज पहले ही सीमा से नीचे चला गया है और शेयरधारक पागलपन से बेच रहे हैं। मैंने पहले ही 38 अरब अमेरिकी डॉलर में 52% शेयर हासिल कर लिए हैं, हिया ने कहा। वास्तव में इस स्थिति के अनुसार ये परसों के बाद भी सीमा से नीचे जा सकता है। अगर हम बाद में खरीदते हैं तो हम काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। कोई चिंता नहीं, अर्जुन चौहान हंसा। 2 दिन बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करना बहुत ज़्यादा नुकसान है। कल मैं पहले सिलिकॉन चंद्रमा में उन शेयरधारकों से मिलूंगा। सिलिकॉन चंद्रमा दुनिया का सबसे बड़ा चिप पैकेजिंग और परीक्षण कारखाना था। तथाकथित पैकेजिंग और परीक्षण परिष्कृत लग सकता है और वास्तव में घरेलू क्षेत्र में बहुत कम लोगों में इस कार्य को करने की क्षमता थी। हालांकि पूरी चिप उत्पादन प्रक्रिया में यह अपेक्षाकृत सबसे कम तकनीकी पहलू था। रत्नागिरी के दक्षिण पश्चिम में एक औद्योगिक पार्क में स्थित सिलिकॉन चंद्रमा दुनिया के सबसे बड़े पैकेजिंग और परीक्षण कारखाने के रूप में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब वार्षिक राजस्व का दावा करता था। इस प्रकार इस पर केंद्रित इसके चारों ओर एक विशाल औद्योगिक श्रृंखला समूह स्थापित किया गया था। बेशक सिलिकॉन चंद्रमा का सामना कर रही समस्याओं के कारण आसपास के व्यवसाय भी खतरे में थे। अगर सिलिकॉन चंद्रमा गिर गया तो वे भी गिर जाएंगे और कई लोगों को उम्मीद थी कि सिलिकॉन चंद्रमा के ऊपरी सोपान पश्चिमी लोगों द्वारा प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं। आखिरकार उन शुद्ध व्यापारियों के लिए सच्चे देशभक्त वास्तव में एक अल्पसंख्यक थे और अन्य कारण भी थे जिन्हें जानने वाले समझते थे। उनमें से अधिकांश ने खुद को पूरी तरह से भारत के लोग नहीं माना। क्षेत्र से अपरिचित कमला मिश्रा आज व्यक्तिगत रूप से अर्जुन चौहान के साथ थी। उसके पक्ष में एक स्थानीय होने से स्वाभाविक रूप से अर्जुन चौहान को बहुत अधिक आत्मविश्वास मिला। हालांकि वह अब सिलिकॉन चंद्रमा का सबसे बड़ा शेयरधारक था। ये आखिरकार पहली बार था जब अर्जुन चौहान व्यक्तिगत रूप से एक कंपनी के मामलों को संभालने आया था। दूर से सड़क के किनारे एक विशाल कारखाना खड़ा था। इसे एक कारखाना कहने के बजाय शायद ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यह एक छोटा शहर था और केंद्र में सबसे ऊंची, सबसे शानदार इमारत सिलिकॉन चंद्रमा मुख्यालय की कार्यालय की इमारत थी। आज कमला मिश्रा ने फिर से एक रोल्स रॉयस की व्यवस्था की थी, जो इस जगह पर काफी दुर्लभ दृश्य था। कंपनी की सुरक्षा ने उनसे पूछताछ भी नहीं की और उन्हें सीधे अंदर जाने दिया। दूसरी भूमिगत स्तर से लिफ्ट का पालन करते हुए अर्जुन चौहान, कमला मिश्रा और उसकी महिला सहायक सीधे कॉर्पोरेट भवन की लॉबी में गए। यहाँ का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। अर्जुन चौहान ने परिवेश का अवलोकन किया। हालांकि लोग जल्दबाजी में घूम रहे थे, प्रत्येक चेहरे पर भारीपन और चिंता के रंग थे। बेशक कंपनी वस्तुतः जीवन या मृत्यु के क्षण में है, कमला मिश्रा ने कहा। अर्जुन, क्या तुमने नहीं कहा था कि आज कोई तुमसे मिलने वाला था? वे कहाँ हैं? शायद वह व्यक्ति मुझे नहीं पहचानता, अर्जुन चौहान हंसा। कल जब रिया ने सिलिकॉन चंद्रमा के शेयरों की खरीद को अंतिम रूप दिया था तो उसने उसे एक नंबर दिया था। ये व्यक्ति पूर्व अध्यक्ष का सचिव होना चाहिए था। मैं उन्हें एक कॉल करूंगा, अर्जुन चौहान ने सीधे नंबर डायल किया। रिया ने अर्जुन चौहान को मिलने का समय और स्थान बताया था, इसलिए अर्जुन चौहान ने अभी तक इस व्यक्ति से संपर्क नहीं किया था। ज्यादा दूर नहीं, लगभग 26 या 27 साल का एक आदमी चश्मा पहने हुए चारों ओर स्कैन कर रहा था, जाहिर तौर पर किसी की तलाश कर रहा था। उसका नाम आयुष गुप्ता था, सिलिकॉन चंद्रमा के अध्यक्ष का सचिव, दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक से मास्टर की डिग्री रखता था। वास्तव में साल के बीच में कंपनी में शामिल होने के बाद 8 लाख का वार्षिक वेतन के साथ उसके लिए उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए एक आशाजनक भविष्य होना चाहिए था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी इंटर्नशिप समाप्त होने और उसे आधिकारिक तौर पर नियोजित होने के सिर्फ आधे साल बाद उसे इस समस्या का सामना करना पड़ा। और अधिक अजीब बात यह है कि कल दोपहर एक रहस्यमय व्यक्ति ने कंपनी के अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण कर लिया था। पूर्व अध्यक्ष ने उसे बताया कि उसके सभी शेयरधारिता को स्थानांतरित कर दिया गया था और नया अध्यक्ष आज कार्यभार संभालेगा। लेकिन वह इस नए अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं जानता था, न तो उम्र, न नाम, न ही लिंग। नया अध्यक्ष किस तरह का व्यक्ति था, कितना सक्षम, क्या कंपनी को पुनर्जीवित किया जा सकता था? इन सवालों ने आयुष गुप्ता को पूरी रात परेशान किया था। उसी क्षण उसका सेलफोन अचानक बज उठा। नंबर बिल्कुल वही था जिसके बारे में पूर्व अध्यक्ष ने उसे बताया था। नमस्ते, मैं आयुष गुप्ता हूँ, सिलिकॉन चंद्रमा के अध्यक्ष का सहायक। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कौन है? मैं नया अध्यक्ष हूँ, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। इतनी युवा आवाज, आयुष गुप्ता चौंक गया। आवाज उसकी तुलना में कई साल छोटी थी। क्या आप आ गए हैं? आप कहाँ हैं? मैं आपको तुरंत लेने आऊँगा, आयुष गुप्ता ने कहा। मैं लॉबी में हूँ, काम करने वाली पैंट, एक हुडी और एक डेनिम जैकेट पहने हुए हूँ, वह मैं हूँ, अर्जुन चौहान ने कहा। ओह, और मेरे साथ 2 महिलाएं हैं।
आयुष गुप्ता ने जल्दी से लॉबी को स्कैन किया और एक पल बाद उसने अर्जुन चौहान और उसके पास 2 महिलाओं को देखा। आयुष गुप्ता तुरंत अर्जुन चौहान की ओर चला गया, जिसने भी आयुष गुप्ता को पास आते देखा। नमस्ते, मैं आयुष गुप्ता हूँ। क्या आप विश्वसनीय अध्यक्ष हैं? आयुष गुप्ता ने सम्मानपूर्वक कहा। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन चौहान है। अर्जुन चौहान, आप हैं? आप वह अर्जुन चौहान हैं? आयुष गुप्ता ने अचानक अपनी कंपोजर खो दी। उसने नाम सुना था और अर्जुन चौहान की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए दुनिया के सबसे धनी का उनसे कोई संबंध नहीं था, इसलिए वे ये याद नहीं रख सकते थे कि वह कैसा दिखता था। सबसे अच्छा एक अस्पष्ट छाप थी। अन्यथा ये कौन सा अर्जुन चौहान होगा? उसने हंसी के साथ कहा, क्या मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ एकमात्र व्यक्ति हूँ? आयुष गुप्ता की अभिव्यक्ति बदल गई। वास्तव में, तार्किक रूप से एक कंपनी के अध्यक्ष का परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। सामान्य रूप से सभी शेयरधारकों को अर्जुन चौहान का स्वागत करने के लिए वहां होना चाहिए था। लगता है कि मेरा आगमन बहुत स्वागत योग्य नहीं है। अर्जुन चौहान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आज उसकी यात्रा ने कई लोगों को परेशान किया होगा। शेयरधारक कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं, कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए आज मैं ही आपसे मिलने के लिए यहाँ हूँ, आयुष गुप्ता ने समझाया, अर्जुन चौहान पर एक नज़र डालते हुए। फिर थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। अर्जुन चौहान धनी हो सकता है, लेकिन वह बहुत छोटा था। हालांकि वह एक शेयरधारक बन गया था और कंपनी को महत्वपूर्ण मात्रा में धन प्राप्त हुआ था, जब तक कि नाकाबंदी बनी रही और गुणवत्ता वाले क्रिस्टल चिप्स विकसित करने के लिए भारत की क्षमता अपर्याप्त थी। सिलिकॉन चंद्रमा को बचाया नहीं जा सकता था। सबसे अच्छा, ये थोड़ा और समय तक संघर्ष कर सकता था। मुझे उनके पास ले चलो, मैं इन शेयरधारकों से पहले मिलना चाहता हूं, अर्जुन चौहान ने कहा। ठीक है, मेरे पीछे आओ, आयुष गुप्ता ने जवाब दिया। रास्ता दिखा रहा था। सचिव एक आदमी क्यों है? अर्जुन चौहान ने धीरे से बड़बड़ाया। लिफ्ट कंपनी की इमारत की शीर्ष मंजिल पर रुक गई। एक शानदार और उज्ज्वल गलियारे का खुलासा हुआ, जिसके अंत में निदेशकों के लिए एक विशेष कार्यालय था। रुको, अर्जुन चौहान ने आयुष गुप्ता को रोक दिया, जो दरवाजा खोलने वाला था, क्योंकि कई जोरदार आवाजें अंदर एक गर्म चर्चा में लगी हुई थीं। आप सभी क्यों हिचकिचा रहे हैं? उनके प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक हम उनकी शर्तों पर सहमत होते हैं, हमारी कंपनी काम करना जारी रख सकती है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वे हमें महाद्वीप पर व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन रत्नागिरी पर हम अभी भी तय करते हैं कि किसे बेचना है। भले ही हम यहाँ अपनी सभी चिप्स नहीं बेच सकते, हम अभी भी काइबोन, कंदरा देश, पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। भारतीय महाद्वीप बाजार पर पूरी तरह से ध्यान क्यों दें? गौरव, क्या तुम अब भी भारत के हो? एक और शेयरधारक ने अचानक मेज को पटक दिया और कहा, जहां तक मेरा सवाल है, उन पश्चिमी लोगों का पालन करने के लिए इसके बारे में सोचो भी मत। सुनील, तुम कैसे बोलते हो? देखो, उन पश्चिमी लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पूर्वी लोग कचरे की तरह व्यापार करते हो। क्या विदेशी शेयरधारक भी हैं? अर्जुन चौहान ने माथे पर शिकन डाली। श्रीमान अर्जुन चौहान, वह श्री इन्फिलाइट हैं, जो प्रमुख शेयरधारकों में से एक हैं, एक अमेरिकी। कंपनी के बोर्ड में 18 निदेशक हैं, उनमें से अधिकांश विदेशी हैं, आयुष गुप्ता ने फुसफुसाया। ठीक है, ये तुम अभिमानी भारतीय लोग हो जो कंपनी को नुकसान पहुंचाते हो। अब हमारे देश के लोग तुम्हें यह विकल्प दे रहे हैं, तुम्हें आभारी होना सीखना चाहिए। अगर तुम सहमत नहीं हो तो कंपनी के साथ भूखे रहो। हम्फ, सुनील नामक शेयरधारक ने कहा, यह मत भूलो, कंपनी का नया अध्यक्ष आ जा रहा है, तुम जो कहते हो वह मायने नहीं रखता। नए अध्यक्ष के बारे में क्या? एक अमेरिकी शेयरधारक ने कहा, जब तक वह बहुमत के हितों के खिलाफ जाता है, हम उसे अभी भी महाभियोग लगा सकते हैं। हाँ, भारत से एक और मूर्ख अध्यक्ष। पिछली अध्यक्ष की राष्ट्रीय गौरव के जुनून के कारण हमने कितना खो दिया। हम व्यापारी हैं, भारतीय नहीं। हम जो चाहते हैं वह पैसा है। पैसा, तुम समझते हो? भारतीय, माए। अर्जुन चौहान ने कोल्डली हंसा। उसने विश्वास नहीं किया कि इन लोगों को आज उसके आगमन के बारे में पता नहीं था, अन्यथा आयुष गुप्ता ही उससे मिलने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होता। ये शब्द बहुत संभवतः उसके सुनने के लिए थे। अब ये पश्चिमी लोग थे जिन्होंने ऊपरी हाथ रखा, आश्वस्त थे कि यह भारतीय अध्यक्ष उनके शब्दों को सुनने पर भी जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगा। दिवालियापन के करीब एक कंपनी का सामना करते हुए कौन अपने सही दिमाग में उसके शेयर खरीदेगा? उनका मानना था कि नया अध्यक्ष पश्चिमी प्रतिनिधियों की शर्तों पर सहमत होगा और उन्हें नए अध्यक्ष को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। बैंग, अर्जुन चौहान ने सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोल दिया। सभी आंखें तुरंत दरवाजे पर केंद्रित हो गईं। अर्जुन चौहान ने अपनी बाहों के साथ सम्मेलन की मेज पर झुक गया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसकी आंखें एक तलवार की तरह स्लिट्स में संकरी हो गईं, जैसे वह प्रत्येक शेयरधारक के माध्यम से छेद कर रहा था। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक कुत्ते को भारतीय लोगों के बारे में बुरा बोलते हुए सुना है।
हालांकि अर्जुन चौहान युवा था और शरारत करने का आदी था। जब वह गंभीर हो जाता था तो उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि द्वारा उसे दी गई आत्मविश्वास ने उसे अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया, एक बेहतर व्यक्ति की हवा का उत्सर्जन करते हुए। इस सीधे चुनौती ने उन विदेशी शेयरधारकों को डरा दिया था जो कुछ पल पहले भयंकर बहस कर रहे थे। अर्जुन चौहान के पीछे खड़े होकर आयुष गुप्ता की अभिव्यक्ति अनमोल थी। जब अर्जुन चौहान ने दरवाजा लात मारकर खोला था तो उसके पास उसे रोकने का समय नहीं था, मुख्य रूप से क्योंकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अर्जुन चौहान ऐसा करेगा। सिलिकॉन चंद्रमा के पूर्व अध्यक्ष ने पहले अपना आपा खो दिया था, लेकिन वे वास्तव में चालाक लोग अक्सर अपनी भावनाओं को नहीं दिखाते थे क्योंकि उनके पास बहुत कुछ विचार करने के लिए था। लेकिन अर्जुन चौहान को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उसने जो कुछ भी चाहा वह किया। अगर वह खराब मूड में था और दरवाजा लात मारने का मन करता था तो वह बस उसे लात मारता था। आखिरकार यह उसकी कंपनी थी और उसे संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस बच्चे का चरित्र बिल्कुल उस कमीने अर्जुन सिन्हा जैसा है। कमला मिश्रा और उसकी सहायक चुपचाप अर्जुन चौहान के पीछे चली गईं। लेकिन मुझे ये पसंद है। तुम कौन हो? टूटी फूटी हिंदी के साथ एक पतले विदेशी ने पूछा। यह अध्यक्ष का कार्यालय है। क्या यह एक ऐसी जगह है जहां तुम बस घुस सकते हो? बोलने के बाद उसने आयुष गुप्ता पर एक नज़र डाली। आयुष गुप्ता, क्या तुम यहाँ और काम नहीं करना चाहते? अध्यक्ष ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है और तुम सभी प्रकार के बदमाशों को अंदर जाने देते हो। ओह, तो ये तुम थे, कुत्ता जो अंदर भौंक रहा था। अर्जुन चौहान हंसा। इनफिलाइट है ना? अच्छा, मैंने तुम्हें नोट कर लिया है। अर्जुन चौहान ने केवल उस पर एक नज़र डाली और फिर उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अभी अभी भारत के लोगों के बारे में कौन और बुरा बोल रहा था? अर्जुन चौहान ने पूछताछ जारी रखी। क्या बात है, अब सब गूंगे हो गए हो? क्या तुम सभी कुछ देर पहले काफ़ी जीवंत नहीं थे? तुम क्यों जारी नहीं रखते? अर्जुन चौहान ने हिंदी में बात नहीं की क्योंकि मौजूद अधिकांश विदेशी शेयरधारक थे और लगभग सभी अंग्रेजी भाषी देशों से आए थे। अगर उसने हिंदी में जारी रखा तो वे उसे समझ नहीं पाएंगे। तुम बिल्कुल कौन हो? कृपया तुरंत चले जाओ या हम सुरक्षा को बुलाएंगे। इस बार एक भारतीय व्यक्ति ने बात की। अर्जुन चौहान ने उसकी आवाज़ को पहचान लिया। ये वही शेयरधारक था जिसे थोड़ी देर पहले गौरव कहा गया था। ओह, ठीक है, मेरी माफ़ी, मैं भूल गया। अर्जुन चौहान के चेहरे पर पछतावे का कोई संकेत नहीं था। मुझे खुद को पेश करने दो। मैं अर्जुन चौहान हूँ, सिलिकॉन चंद्रमा का नया अध्यक्ष। हर कोई चौंक गया। अर्जुन चौहान अविश्वसनीय रूप से युवा था। हालांकि वे सभी जानते थे कि एक नया अध्यक्ष आज पदभार संभाल रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह अर्जुन चौहान होगा। अर्जुन चौहान, क्या ये वह अर्जुन चौहान है? जब उन्होंने उसका नाम सुना तो हर किसी की प्रतिक्रिया आयुष गुप्ता के समान थी और कुछ ने तो उसकी तस्वीर खोजने और सत्यापित करने के लिए उसके सामने ही अपने फ़ोन निकाले। ये सच में वह है? वह 20 साल का दुनिया का सबसे अमीर आदमी। उनके चेहरों पर पूरी तरह से हैरान अभिव्यक्तियों को देखकर अर्जुन चौहान ने इसका पूरी तरह से आनंद लिया। मुझे अपना दिमाग बोलने की आदत है। अगर सिलिकॉन चंद्रमा उन पश्चिमी लोगों की शर्तों पर सहमत होता है तो उनसे कहो कि वे जाकर बकवास खाएं। अर्जुन चौहान ने घोषणा की। उसने विदेशी शेयरधारकों पर एक नज़र डाली। अगर मेरे शब्दों ने मौजूद किसी को भी नाराज किया है या यदि आप असहमत हैं तो आओ और मुझे मारो। हमें भारतीय लोगों को व्यापार करना नहीं आता। अर्जुन चौहान ने एक तिरछी मुस्कान के साथ जारी रखा। मेरे पूर्वज दुनिया भर में व्यापार कर रहे थे जबकि तुम्हारे शायद अभी भी मिट्टी में खेल रहे थे। तुम क्या देख रहे हो? लाल चेहरा क्यों है? अर्जुन का कॉस्प्लेइंग। असहमत हो? अर्जुन चौहान ने इनफिलाइट को पूरी तरह से मौखिक रूप से हराया। इनफिलाइट गुस्से से भरा हुआ। जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं था क्योंकि अर्जुन चौहान के जवाब एक मशीन गन की तरह थे। वह धातु की दीवारों से मजबूत होने पर भी इसका सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा तुम्हारा नाम गौरव है ना? अर्जुन चौहान ने अधेड़ मोटे आदमी को देखा। अमीर हो गए और भूल गए कि तुम एक भारतीय आदमी हो। बंदर देखो, बंदर करो। अगर एक विदेशी ने तुम्हें बकवास खाने के लिए कहा तो तुम इसे खाओगे। क्या तुम एक कुत्ते हो? श्रीमान अर्जुन चौहान, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। गौरव ने गुस्से से अर्जुन चौहान को देखा। वे कंपनी के शेयरधारक थे, अधिकारी नहीं। कानून के अनुसार जब तक उन्होंने कोई अवैध कार्य नहीं किया था वे हमेशा कंपनी में अपने शेयरों से मुनाफे का आनंद लेंगे। भले ही अर्जुन चौहान अध्यक्ष था, वह वास्तव में उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था। ओह, माफ़ करना, मुझे कुत्तों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें नाराज कर दिया है, अर्जुन चौहान ने कहा जैसे ही वह बैठक कक्ष में अध्यक्ष की सीट पर बैठ गया। आयुष गुप्ता, मुझे पहले इन शेयरधारकों को पेश करने में मदद करो। अर्जुन चौहान ने अपने पैरों को पार किया। हाँ, निदेशक अर्जुन। आयुष गुप्ता ने अर्जुन चौहान के बाईं ओर से शेयरधारकों को पेश करना शुरू किया। अर्जुन चौहान के अलावा सिलिकॉन चंद्रमा के 2 अन्य शेयरधारक थे जिनके पास 10% से अधिक शेयर थे। एक इनफिलाइट था और दूसरा सुनील रॉय नामक एक अधेड़ उम्र का आदमी था।
अर्जुन चौहान को याद आया कि वह वही था जिसने अभी अभी एक आपत्ति व्यक्त की थी, इसलिए अर्जुन चौहान की उसके बारे में एक बहुत अच्छी छाप थी। उसने सुनील रॉय पर मुस्कुराया, जिसने वापस मुस्कुराया। कभी कभी पुरुषों की दोस्ती को केवल एक सामान्य लक्ष्य की आवश्यकता होती है, उम्र और अन्य विवरण तुच्छ थे। ओह ठीक है, अर्जुन चौहान ने जारी रखा, मैंने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब मैं तुम में से अधिकांश के हितों के खिलाफ गया हूं, तुम अब मुझे महाभियोग लगा सकते हो। निदेशक अर्जुन, आप अब सिलिकॉन चंद्रमा के 52% शेयरों के मालिक हैं, जो आपको सबसे बड़ा शेयरधारक बनाता है। कंपनी के चार्टर के अनुसार आपको सभी कंपनी मामलों पर वीटो शक्ति है और किसी को भी आपको महाभियोग लगाने का अधिकार नहीं है। वाह क्या बात है! अर्जुन चौहान को ऐसी अंतर्दृष्टि वाले कर्मचारी पसंद थे। कल से शुरू होकर तुम्हारी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। आयुष गुप्ता के चेहरे पर खुशी की एक झलक पड़ी, लेकिन फिर यह फीकी पड़ गई। वेतन वृद्धि से क्या फर्क पड़ा? कंपनी कब तक चल सकती थी? क्या तुम सुनते हो? अर्जुन चौहान ने कंधे उचकाए। यह ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मौका नहीं देता, ये सिर्फ इतना है कि ताकत बस इसकी अनुमति नहीं देती है। उन शब्दों के बाद जिन शेयरधारकों को उम्मीद थी कि सिलिकॉन चंद्रमा पश्चिमी लोगों की मांगों का पालन करेगा, वे सभी उदास हो गए। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन चौहान सहयोग करने से इनकार करने पर आमादा था। श्रीमान अर्जुन चौहान, क्या आपने परिणामों पर विचार नहीं किया है? एक शेयरधारक ने कहा, अगर विदेशी देश हमें क्रिस्टल चिप्स प्रदान करना बंद कर देते हैं तो हमारी कंपनी मूल रूप से पनगु हो जाएगी। उन निम्न चिप आदेशों, लाभ कमाने की तो बात ही छोड़ो, हम बराबर भी नहीं होंगे। हाँ, अगर हम कर्मचारियों को नहीं निकालते हैं तो हमारी वार्षिक श्रम और उपकरण लागत लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर है। हमारे निम्न आदेशों का कुल योग प्रत्येक वर्ष 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक भी नहीं पहुंचता है। ये 3 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान है। मेरे पास पैसा है, मुझे पैसे खोने की परवाह नहीं है, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। मैं एक कुत्ते को बनाए रखने पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करता हूँ। लेकिन हमें परवाह है। शेयरधारकों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। कर्मचारियों के विपरीत जिन्हें अभी भी अपना वेतन मिलता था, चाहे अर्जुन चौहान को नुकसान की परवाह हो या नहीं, शेयरधारक अलग थे। वे कंपनी के लाभांश पर निर्भर थे। अगर कंपनी लाभदायक नहीं थी तो उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये कुत्ते का मजाक पुराना हो रहा था। अर्जुन चौहान और कुत्तों के साथ क्या था? वह उन्हें लगातार उठाता था। क्या आपको परवाह है या नहीं, यह मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। अर्जुन चौहान ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। आपको क्या लगता है, क्या आप गुस्सा हैं? अर्जुन चौहान ने उत्तेजक रूप से कहा, मैं सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। मैं कंपनी में महत्वपूर्ण निर्णय लेता हूं। मुझे बस तुम्हारे चेहरों पर यह देखना पसंद है। परेशान हूं, फिर भी इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हूं। दरअसल अधिकांश शेयरधारक नफरत से भरे हुए थे, लेकिन वे असहाय थे क्योंकि अर्जुन चौहान सबसे बड़ा शेयरधारक था, जिसके पास किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने की शक्ति थी। जब तक वह पश्चिमी लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई शर्तों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। चूंकि यह ऐसा है तो हम केवल सहयोग पर हार मान सकते हैं। इन्फिलाइट ने मेज पर पटक दिया और खड़ा हो गया। अगर कंपनी नुकसान की स्थिति में प्रवेश करती है तो उसके कब्जे में वे शेयर एक गर्म आलू बन जाएंगे। मैं मांग करता हूं कि कंपनी मेरे शेयरों को बाजार मूल्य पर वापस खरीदे। सभी शेयरधारकों ने एक दूसरे को देखा। अमेरिका से इन पूंजीवादी मालिकों को अपने शेयरों को बेचने के लिए राजी करने की कठिनाई पर विचार करते हुए, इससे पहले कि कंपनी मुश्किल में पड़ी, सिलिकॉन चंद्रमा की लाभप्रदता मजबूत थी और इन्फिलाइट ने अपने नाम के तहत शेयरों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन अब कौन उन्हें संभालना चाहेगा? अगर कंपनी वास्तव में दिवालिया हो गई तो उनके शेयर कचरे में बदल जाएंगे, नकदी में परिवर्तनीय नहीं। भले ही कोई शेयरों का एक उच्च प्रतिशत रखता हो, इसका क्या उपयोग होगा? हम भी बेचना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिकी देशों के कई अन्य शेयरधारक भी एक एक करके खड़े हो गए, क्योंकि वे सिलिकॉन चंद्रमा के लिए वापसी करने के लिए किसी भी तरीके के बारे में नहीं सोच सकते थे। ओह, अर्जुन चौहान ने एक भौं उठाई, कोई और बेचना चाहता है? हम्फ, एक बेखबर नौजवान गौरव नामक शेयरधारक भी खड़े हो गए, साथ ही कई अन्य भारतीय शेयरधारक भी जो उसके रुख को साझा करते थे। अर्जुन चौहान ने सम्मेलन कक्ष को स्कैन किया। खुद और सुनील रॉय के अलावा केवल 3 शेयरधारक बैठे रहे। श्रीमान अर्जुन चौहान, ये 4 शेयरधारक पूर्व अध्यक्ष के साथ व्यापार जगत को जीतने वालों में से थे। उनके पास कंपनी के लिए मजबूत भावनाएं हैं और वे शायद अंत तक इसके साथ रहेंगे, भले ही ये दिवालिया हो जाए। आयुष गुप्ता ने अर्जुन चौहान को फुसफुसाया। वे भविष्य में आज अपनी पसंद के बारे में बुद्धिमान महसूस करेंगे, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, तो अब हर कोई अपने शेयर बेचना चाहता है? अर्जुन चौहान ने पूछा। खड़े हुए शेयरधारकों में से कोई भी बोलना नहीं चाहता था, सभी निहित रूप से सहमति दे रहे थे। बहुत अच्छा, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। आप चारों ओर पूछो, कौन संभालना चाहता है? जब ये सवाल पूछा गया तो सभी शेयरधारक चकित रह गए।
वास्तव में कौन संभालना चाहेगा? शेष 4 अनुभवी शेयरधारकों का टिके रहना पहले से ही प्रभावशाली था। कौन अपने जोखिम को बढ़ाना चाहेगा? आज सुबह स्टॉक मार्केट खुलने के 1 घंटे बाद ही नहीं, सिलिकॉन चंद्रमा के शेयरों ने एक बार फिर से सीमा से नीचे चला गया था। सिर्फ 2 दिनों में कंपनी की संपत्ति 20% तक सिकुड़ गई थी। हालांकि देश ने पहले से ही स्वतंत्र अनुसंधान और विकास की वकालत करना शुरू कर दिया था, यह एक लंबी प्रक्रिया थी। अल्पावधि में स्थिति निश्चित रूप से बेहतर के लिए एक मोड़ नहीं लेने वाली थी। देश 3 से 5 साल तक जारी रह सकता था, लेकिन क्या उनके व्यवसाय भी ऐसा कर सकते थे? वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये बहुत संभव था कि ये शेयर उनके हाथों में सड़ सकते थे। हालांकि मैं तुमसे शेयरों का ये हिस्सा खरीद सकता हूं, अर्जुन चौहान ने कहा। तुम करोगे? उन्होंने अविश्वास में अर्जुन चौहान को देखा, लेकिन इससे पहले कि वे अपने आश्चर्य से बाहर निकल पाते, अर्जुन चौहान ने तेजी से जोड़ा, हालांकि मैं उन्हें वर्तमान बाजार मूल्य के अधिकतम 50% पर खरीदूंगा। तुम स्थिति का फायदा उठा रहे हो। शेयरधारकों ने गुस्से में अर्जुन चौहान को देखा। आप नहीं बेचने का विकल्प चुन सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन चौहान ने अपने हाथ फैलाए। कुछ और सप्ताह रुको, और मुझे 30% भी बहुत ज़्यादा लग सकता है। मुझ पर विश्वास नहीं करते? बस कोशिश करो और देखो। अर्जुन चौहान को वास्तव में परवाह नहीं थी। अगर वह चाहता तो वह पूंजी संचालन के माध्यम से कंपनी के स्टॉक की कीमत में स्वतंत्र रूप से हेरफेर कर सकता था, कुछ दिनों के लिए लगातार सीमा से नीचे चला सकता था, बाजार मूल्य को आधा करके, जैसे कि यह बच्चों का खेल था। वे शेयर अभी भी अर्जुन चौहान के हाथों में मजबूती से थे। जैसे ही उसका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कंपनी किसी भी क्षण वापसी कर सकती थी, जिससे वह आसानी से बाजार से कम लागत पर शेयरों को वापस खरीद सकता था। वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? अर्जुन चौहान धैर्यवान हो सकता था, लेकिन वे शेयरधारक शायद ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। लगातार 2 दिनों के सीमा से नीचे जाने के बाद वे सभी घबरा गए थे। वह एक ऐसी कंपनी के शेयर क्यों खरीदना चाहता है जो खुद को बनाए रखने में लगभग असमर्थ है? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते? कुछ त्वरित बुद्धि वाले व्यक्तियों ने संदिग्ध होना शुरू कर दिया। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार क्यों हूं जो डूबने वाली है? अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। कारण बहुत सरल है। मैं अपने खुद के देश के व्यवसायों को दिवालिया होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं इस कंपनी पर पैसा खर्च कर रहा हूं, और 3 से 5 साल में जब हमारे पास स्वतंत्र रूप से क्रिस्टल चिप्स का उत्पादन करने की क्षमता होगी, तो हम तब बात कर सकते हैं। मुझसे क्यों मत पूछो। मेरे पास पैसा है और मैं मनमौजी हूं। क्या वह एक बेवकूफ़ है? अर्जुन चौहान के शब्दों को सुनने के बाद उन लोगों के चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। ये सिर्फ पैसा होने और मनमौजी होने से ज्यादा था। यह ऐसा था जैसे उसके दिमाग को एक गधे ने लात मार दी थी। 3 से 5 साल के समय में वे सिर्फ विकसित देशों में प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर के साथ पकड़ रहे होंगे। उस समय के दौरान क्या आपको लगता है कि वे विकसित देश सिर्फ खड़े रहेंगे? भारत की प्रौद्योगिकी का 5 वर्षों में दुनिया के उन्नत स्तर तक पहुंचना एक कम अनुमान है। और अनुसंधान और विकास के लिए कितना पूंजी की आवश्यकता होती है? वे पहले से ही कर्ज में हैं, और वे अभी भी परियोजना में पैसा डालना चाहते हैं जब तक देश उन्हें पैसा नहीं देता। लेकिन सिलिकॉन चंद्रमा एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम नहीं है, इसलिए यह पैसा निश्चित रूप से शेयरधारकों से आना होगा। हमें पश्चिमी पूंजीपतियों को अनुसंधान और विकास के लिए भारत के व्यवसाय में पैसा निवेश करने के लिए मजबूर करना, ये बिल्कुल असंभव है। भले ही यह बाद में लाभ कमाना शुरू कर देता है, ये कितने साल होगा? सच है, निवेश के लिए वापसी की अवधि पर विचार करने की आवश्यकता होती है। वे 2 या 3 साल तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन 10 या 8 साल के बारे में क्या? कौन इतना लंबा इंतजार कर सकता है? मैं अभी कीमत के 60% पर बेचूंगा। इन्फिलाइट थोड़ी देर के लिए वापस रखने के बाद आखिरकार इन शब्दों को दांतों से बोला। अगर इस पैसे को तरल किया जा सकता है और अगर ठीक से निवेश किया जाता है, तो 1 साल के भीतर खोई हुई राशि वापस कमाना संभव हो सकता है। कोमल, समझौते पर हस्ताक्षर करो, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। कोमल कमला मिश्रा के पक्ष में सहायक थी। यहां आने से पहले सभी स्टॉक हस्तांतरण समझौते पहले ही तैयार कर लिए गए थे। ठीक है, लगता है कि तुम तैयार होकर आए हो। इन्फिलाइट ने महसूस किया कि यह युवक, हालांकि युवा था, उतना भोला नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। जैसे ही इन्फिलाइट ने स्टॉक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए, अर्जुन चौहान ने तुरंत उसके द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित कर दिया। इतना तेज? इन्फिलाइट आश्चर्यचकित था। श्रीमान इन्फिलाइट, मैं आपके अच्छे की कामना करता हूं, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं देखूंगा। अर्जुन चौहान ने उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। भारतीय लोग, तुम रुको। यह मामला ऐसे ही समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो जब तुम बाहर निकलो तो दाईं ओर मुड़ो। दरवाजे का ध्यान रखो। धन्यवाद। अर्जुन चौहान ने फिर इन्फिलाइट को अनदेखा कर दिया। तुम बाकी लोगों के बारे में क्या? हम बेचेंगे।
इन्फिलाइट जैसे एक प्रमुख शेयरधारक के जाने के साथ उनके पास और क्या विकल्प था। अगर वे अब विनिवेश नहीं करते तो केवल दो परिणाम होंगे। पहला, अर्जुन चौहान की अनुसंधान और विकास योजना विफल हो जाती है और कंपनी दिवालिया हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए कुल नुकसान होता है। दूसरा, अर्जुन चौहान वैज्ञानिक अनुसंधान में पैसा निवेश करता है, जिससे उनके शेयरधारिता अनुपात को पतला कर दिया जाता है। भले ही कंपनी बाद में एक चमत्कारी वसूली करती है, उनके शेयर शायद केवल तलछट तक पतला हो जाएंगे। इसके अलावा यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी और यह संदिग्ध है कि वे उस दिन को देखने के लिए जीवित रहेंगे या नहीं। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, इस पैसे को लेना और कहीं और नए अवसरों की तलाश करना अभी भी बेहतर था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था, ये समझा जाना चाहिए कि वे कंपनी के कुछ मूल शेयरधारक थे। सिलिकॉन चंद्रमा के संचालन से उन्होंने जो लाभांश अर्जित किया था, उसने पहले ही उन्हें एक साफ लाभ कमाया था। वे अब बस थोड़ा कम कमा रहे थे। इन्फिलाइट के नेतृत्व का पालन करते हुए उन शेयरधारकों में से प्रत्येक ने अपने स्टॉक बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अर्जुन चौहान की शेयरधारिता अचानक 80% से अधिक हो गई। निदेशक अर्जुन, ये पूर्व शेयरधारकों को जाते हुए देखकर सुनील रॉय ने गहरी आह भरी, क्या हम वास्तव में अब सिर्फ इंतजार करने वाले हैं? इंतजार? अर्जुन चौहान हंसा, मैं बस उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे डर था कि वे जिद्दी होंगे और मुझे अपने शेयर नहीं बेचेंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें पश्चिमी चिप प्रतिबंध रणनीति में बहुत विश्वास है। सुनील रॉय ने एक अजीब मुस्कान दी। उनके हाथों में पूरी दुनिया के पेटेंट के साथ, जैसे ही वे कहते हैं कि वे भारत को कच्चा माल नहीं बेचेंगे, कौन बेचने की हिम्मत करेगा? ये सिर्फ अर्जुन चौहान के अभी अभी के फैसले की तरह था, कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता था, शोषण करने के लिए कोई खामियां नहीं थी। निदेशक अर्जुन, अचानक आयुष गुप्ता की अभिव्यक्ति कुछ हद तक बदसूरत हो गई। क्या गलत है? अर्जुन चौहान ने पूछा। अमेरिका के प्रतिनिधि फिर से यहाँ हैं, आयुष गुप्ता ने कहा, आज उनकी अंतिम समय सीमा है। हमें आज उन्हें एक जवाब देना होगा, चाहे हम उनकी शर्तों पर सहमत हों या उन्हें अस्वीकार करें। ओह, इसके बारे में चिंता मत करो, अर्जुन चौहान ने लापरवाही से खारिज कर दिया। उन्हें ऊपर आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस रिसेप्शन को उनसे कहो कि वे बाहर निकलें। अर्जुन, ये सही नहीं है, आयुष गुप्ता ने कहा। भले ही हम सहयोग नहीं करते हैं, हम अभी भी इसे कुछ हद तक हल्के तरीके से संपर्क कर सकते हैं। क्या संबंधों को कठोर बनाने की आवश्यकता है? क्या ये सहयोग के बारे में भी है? अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। अर्जुन चौहान बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भारत की 5G प्रौद्योगिकी पहले ही दुनिया के शिखर पर पहुंच गई थी। जब वे सभी इस स्तर तक लड़ रहे हैं, फिर भी तुम अभी भी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हो। खैर, अर्जुन चौहान निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। वैसे, जब आप उनसे जाने के लिए कहते हैं तो सुनिश्चित करें कि विनम्र रहें, कोई अपशब्द नहीं, बस उन्हें बताएं कि अध्यक्ष शौच कर रहे हैं और उनके पास उनसे मिलने का समय नहीं है। फफ, कमला मिश्रा उसके पीछे हंसी में फूट पड़ी। अर्जुन चौहान ने वास्तव में पुराने चौहान परिवार के सभी गुणों को विरासत में मिला था। अर्जुन, क्या तुम सच में ऐसा कहने जा रहे हो? आयुष गुप्ता ने पूछा। क्या तुम्हें बोलने में शर्म आ रही है? अर्जुन चौहान ने कहा, कोई चिंता नहीं, बस रिसेप्शन डेस्क को कॉल करो, मैं उन्हें खुद बताऊंगा। आयुष गुप्ता ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर भी अपना मोबाइल फ़ोन सौंप दिया। नमस्ते, मैं जारेट हूँ, आपकी कंपनी के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप वर्तमान अध्यक्ष हैं? दूसरी तरफ से एक चिकनी आवाज़ आई जो कुछ हद तक परेशान करने वाली थी। ओह, वह मैं हूँ, अर्जुन चौहान ने धाराप्रवाह अंग्रेजी में कहा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ कि अध्यक्ष को कैसे संबोधित करूँ? मेरा उपनाम चौहान है। अध्यक्ष चौहान, मुझे लगता है कि इस तरह के एक बड़े मामले पर एक उपयुक्त जगह पर धीरे धीरे चर्चा करना बेहतर होगा, दूसरी तरफ ने धीरे धीरे कहा। ओह, मैं शौच के बीच में हूँ, मेरे पास समय नहीं है। अर्जुन चौहान ने बिना किसी खेद के कहा, आप अब जा सकते हैं। सिलिकॉन चंद्रमा कार्यालय भवन की लॉबी में एक सूट पहने, अपने बालों को जेल के साथ सावधानीपूर्वक चिकना किए हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर अभिव्यक्ति जम गई। जारेट ने इस नए अध्यक्ष के इतने कठिन दिमाग वाले होने की उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि मिलने के लिए भी तैयार नहीं था और यह भी कह रहा था कि वह शौच करने में बहुत व्यस्त था। क्या इसका मतलब यह था कि जारेट का महत्व एक ढेर के ढेर से भी कम था? अध्यक्ष चौहान, आपको परिणामों पर विचार करना बेहतर होगा। हमारे क्रिस्टल चिप्स के बिना आपका सिलिकॉन चंद्रमा कुछ भी नहीं कर सकता है, जारेट ने कहा। आप काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं, अर्जुन चौहान हंसा। तो अध्यक्ष चौहान, मुझे लगता है कि हमें वास्तव में इस पर बात करनी चाहिए। यह एक पारस्परिक रूप से फ़ायदेमंद मामला है, दूसरों को हज़ारों मील दूर क्यों मना करें? इसके अलावा विदेशों में निर्यात के लिए कीमतें भारतीय महाद्वीप को बेचने की तुलना में बहुत अधिक हैं। क्षमा करें, लेकिन मैं अपने देश को धोखा देने के अलावा कुछ भी करने की हिम्मत करता हूं। आपके लिए पैसा बनाने के लिए हमारी भारतीय कंपनी का उपयोग करें। आपको एक शब्द देता हूं, बाहर निकल जाओ, अर्जुन चौहान ने बिना किसी खेद के कहा।
अध्यक्ष चौहान, इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचें। आपकी वर्तमान स्थिति के आधार पर आपकी कंपनी सबसे अधिक 6 महीने तक चल सकती है। हमारे सहयोग को अस्वीकार करने से आपको कोई लाभ नहीं होता है। उच्च अंत चिप्स, क्या आपको लगता है कि आप केवल वही हैं जो उन्हें बना सकते हैं? अर्जुन चौहान ने तिरछी मुस्कान दी। 5000 साल के इतिहास के साथ आपका देश तब कुछ भी नहीं था। क्या आप भारत की विरासत की गहराई को भी समझ सकते हैं? श्रीमान जारेट, हमें अधिकतम 6 महीने दें। हम अब की तुलना में कई गुना अधिक प्रदर्शन के साथ चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। क्या तुम एक बेवकूफ़ हो? अर्जुन चौहान ने खुलकर शाप दिया। क्लिक। अर्जुन चौहान ने फ़ोन काट दिया। अर्जुन चौहान के अडिग रूप से कठिन प्रतिक्रियाओं को सुनकर शेष शेयरधारक पूरी तरह से दंग रह गए। अर्जुन चौहान ने निश्चित रूप से चीज़ों को संभालने के अपने तरीके में खुद के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। आयुष गुप्ता, रिसेप्शन को बताओ कि अगर वे नहीं जाते हैं तो बस सुरक्षा से उन्हें बाहर फेंकवा दो। अर्जुन चौहान ने निर्देश दिया। हमारे भारतीय व्यवसायों को जरा भी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आयुष गुप्ता कुछ और कहना चाहता था, उसके होंठ चले, लेकिन उसने अंत में अर्जुन चौहान के आदेशों का पालन करना चुना। अध्यक्ष अर्जुन, ये सुनील रॉय ने आह भरी। आपने पूरी तरह से अपने भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। अध्यक्ष सुनील, आपको क्या लगता है कि हम अन्य देशों से प्रौद्योगिकी पर भरोसा करते हुए कब तक विकसित हो सकते हैं? 10 साल, 20 साल या 30 साल? अर्जुन चौहान ने पूछा। एक दिन हम भारतीयों को स्वतंत्र अनुसंधान के मार्ग पर चलना होगा, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय के बारे में क्या? ये लंबा नहीं होगा, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है, 6 महीने के भीतर पूरी दुनिया हमसे हमारी चिप्स खरीदने के लिए भीख मांग रही होगी। 6 महीने? ये कैसे संभव है? एक और शेयरधारक, जिसका उपनाम युवराज था, ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अगर मुझे कुछ आत्मविश्वास नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं आता, अर्जुन चौहान ने कहा। 6 महीने के बाद आप सभी आज आपके द्वारा लिए गए फैसले के बारे में खुश होंगे। ठक ठक ठक, बाहर से एक खटखटाने की आवाज आई। अंदर आओ, अर्जुन चौहान ने कहा। क्लिक। दरवाजा खुला और 2 लोग अंदर चले गए, एक पुरुष और एक महिला। अध्यक्ष अर्जुन, ये हमारी सहायक महाप्रबंधक हैं। प्रबंधक युवराज, वह एक महिला है, इसलिए उसे कम मत समझो। उसकी क्षमताएं मजबूत हैं और वह सिलिकॉन चंद्रमा के शुरुआती दिग्गजों में से एक है। और दूसरा कौन है? अर्जुन चौहान ने आदमी को देखा। वह अनिल है, सिलिकॉन चंद्रमा श्रम संघ का अध्यक्ष। एक श्रम संघ भी है? अर्जुन चौहान हंसा। वास्तव में महाद्वीप पर कुछ बड़ी कंपनियों में ऐसे श्रम संघ मौजूद थे जो आमतौर पर कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन करते थे। श्रम संघ का अध्यक्ष भी बहुत शक्तिशाली होता था। एक कंपनी जिसे बढ़ने की जरूरत है, उसे कर्मचारियों की जरूरत होती है, और श्रम संघ का अध्यक्ष, जो आमतौर पर कर्मचारियों द्वारा चुना जाता है, अक्सर कुछ उच्च स्तरीय नेताओं की तुलना में कर्मचारियों के बीच अधिक प्रभाव रखता है। प्रबंधक युवराज, क्या आपको नहीं पता था कि कंपनी के निदेशक आज एक बैठक में थे? क्या चल रहा है? सुनील रॉय ने नाराजगी से पूछा। मुझे माफ करना अध्यक्ष सुनील, लेकिन निचले कर्मचारी अब पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं और कंपनी अब सुचारू संचालन बनाए नहीं रख सकती है। उन्होंने अध्यक्ष अनिल को कंपनी के ऊपरी प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए भेजा है। कंपनी के शेयरधारकों के साथ सीधे चर्चा करने के लिए किस बातचीत की आवश्यकता है? क्या आप सभी उच्च स्तरीय अधिकारी सिर्फ दिखावे के लिए हैं? सुनील रॉय ने गुस्से में अपनी नाक फुलाई। कृपया परेशान न हो अध्यक्ष सुनील, अनिल नामक व्यक्ति ने तुरंत शांत करने की कोशिश की। यह मामला साधारण अधिकारियों के निर्णय लेने की शक्ति से परे है, इसलिए मुझे शेयरधारकों के साथ बातचीत में हमारे सिलिकॉन चंद्रमा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आना पड़ा। ओह, तो मैं इसे सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ, अर्जुन चौहान ने अपनी कुर्सी में आराम से बैठते हुए कहा। आगे बढ़ो, मैं सुन रहा हूँ। यह अध्यक्ष अर्जुन है, कंपनी के नए अध्यक्ष। इतने युवा नए अध्यक्ष। अनिल अंदर से थोड़ा चौंक गया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसने इस चेहरे को कहीं पहले देखा है, लेकिन इस समय याद नहीं कर सकता था कि कहाँ। क्या मैं अध्यक्ष अर्जुन से पूछ सकता हूँ, क्या कंपनी ने वास्तव में पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग को छोड़ने का फैसला किया है? बिल्कुल, अर्जुन चौहान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अध्यक्ष अर्जुन, क्या आपने सोचा है कि इसके परिणाम क्या होंगे? अनिल ने चुनौती दी। कंपनी का अधिकांश व्यवसाय उनसे आता है। ऐसा करने से आप कंपनी को एक अन्यायपूर्ण स्थिति में डाल रहे हैं। हम, जो 1 दशक से अधिक समय से यहाँ हैं, कर्मचारी कैसे जीवित रहेंगे? तो अर्जुन चौहान ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष अर्जुन हमें कर्मचारियों को जीने का एक तरीका देने के लिए आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं। अगर मैं ना कहूँ तो? अर्जुन चौहान ने अभी भी मुस्कुराते हुए जारी रखा। तो 1/3 से अधिक कर्मचारी तुरंत हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिल ने कहा, यह मेरा एकमात्र निर्णय नहीं है, बल्कि श्रम संघ के नेतृत्व और 1/3 से अधिक कर्मचारियों से है। उन पश्चिमी लोगों ने तुम्हें कितना पैसा दिया?
अनिल के चेहरे का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। अर्जुन चौहान ने निशान मारा था। ये वास्तव में अर्जुन चौहान द्वारा बाहर निकाले गए शेयरधारकों द्वारा जारेड के सहयोग से तैयार की गई एक योजना थी। अध्यक्ष अर्जुन, यह एक सामूहिक निर्णय है और इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। अनिल ने अपनी कंपोजर बनाए रखते हुए कहा। ओह, मुझे परवाह नहीं है कि यह किसका निर्णय है, अर्जुन चौहान ने उदासीनता से कहा। आयुष गुप्ता, मुझे गिनने में मदद करो कि कितने लोग हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं और फिर उन सभी को निकाल दो। अध्यक्ष अर्जुन, ये वास्तव में नहीं किया जाना चाहिए। आयुष गुप्ता ने तुरंत इसके खिलाफ सलाह दी। ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या तुम कह रहे हो कि मेरे शब्दों का कोई वजन नहीं है? अर्जुन चौहान ने पूछा। अध्यक्ष अर्जुन, क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वीप पर सिलिकॉन चंद्रमा मुख्यालय में हमारे पास कुल कितने कर्मचारी हैं? मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। क्या वे बहुत हैं? अर्जुन चौहान ने लापरवाही से पूछा। 50,000 से अधिक कर्मचारियों का 1/3, वह लगभग 20,000 कर्मचारी हैं। अगर उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया तो केवल सेवामुक्ति वेतन ही एक चौंकाने वाली राशि होगी। ओह, मैं ये जानता था। अर्जुन चौहान को भी कानून का कुछ ज्ञान था। आमतौर पर अगर कोई कंपनी कर्मचारियों को समाप्त करना चाहती है तो उसे एक जुर्माना देना होगा जो कर्मचारियों की सेवा की लंबाई से संबंधित है। उन्होंने जितने साल काम किया है वह उन महीनों के वेतन के बराबर है जिनकी उन्हें क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है। और इन कर्मचारियों में से अधिकांश का बहुत लंबा औसत कार्यकाल है, कम से कम 3 से 4 साल। अर्जुन चौहान को लगभग प्रत्येक कर्मचारी के लिए दसियों हजार सेवामुक्ति का भुगतान करना पड़ सकता है। 20,000 लोग, ये कई अरब है। ये ठीक है, चाहे इसकी कितनी भी लागत हो, बस उन्हें पैसा दे दो। मेरे पास नकदी की कमी नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा। हालांकि हर कोई जो हड़ताल के बारे में चिल्लाता है, सीधे उन्हें सिलिकॉन चंद्रमा और किसी भी संबद्ध कंपनियों में फिर कभी प्रवेश करने से काली सूची में डाल दो। इसके अलावा अर्जुन चौहान ने जारी रखा, जो लोग रहने का विकल्प चुनते हैं उनकी सैलरी उनके वर्तमान आधार से 30% बढ़ जाएगी और इस साल के अंत ऑफ ईयर बोनस 2 गुना हो जाएगा। अर्जुन चौहान के शब्दों को सुनकर अनिल का चेहरा अचानक बदल गया। उन विदेशियों ने उसे और उसके संघ के लोगों को परेशानी का नेतृत्व करने के लिए एक राशि दी थी और संघ में अनिल की प्रतिष्ठा के साथ ये करना एक बहुत ही आसान काम था। मूल रूप से अनिल ने सोचा था कि इस तरह के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता विरोध से निदेशक मंडल पर बहुत दबाव पड़ेगा, खासकर जब कंपनी इस तरह के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी और शेयरधारकों के पास कर्मचारियों से निपटने के लिए ऊर्जा नहीं होगी। इसकी एक उच्च संभावना थी कि कंपनी दोनों तरफ से दबाव के आगे झुक जाएगी और पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करने का विकल्प चुनेगी, जो जारेड और अन्य की भी योजना थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अर्जुन चौहान ने सामान्य नियमों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं खेला। उसने तुरंत उस 1/3 कार्यबल को बर्खास्त करने का फैसला किया और यहां तक कि शेष लोगों का वेतन भी बढ़ाया। इस तरह के फैसले की लागत सिर्फ 1 या 2 अरब से अधिक होगी। भले ही वह अमीर था, ये पैसा खर्च करने का एक उचित तरीका नहीं था। अध्यक्ष अर्जुन, आपको वास्तव में इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सिलिकॉन चंद्रमा एक श्रम गहन उद्योग है। अगर हजारों श्रमिक चले जाते हैं तो प्रतिस्थापन की भर्ती करना एक सरल कार्य नहीं होगा, अनिल ने कहा। कोई समस्या नहीं, मैं पूरे द्वीप से यहां तक कि पूरे भारत से कर्मचारियों की भर्ती कर सकता हूं। अध्यक्ष अर्जुन, हर कोई काम के लिए इतनी दूर जाने को तैयार नहीं है। अनिल अभी भी संतुष्ट नहीं था। हालांकि यह एक औद्योगिक शहर था, ये अपेक्षाकृत बोल रहा था, द्वीप के एक बहुत ही दूरदराज के हिस्से में था और शहर के केंद्र की यात्रा करना काफी मुश्किल था। यहाँ काम करने के लिए आना लगभग दुनिया से कट जाने जैसा था, इसलिए भर्ती करना वास्तव में इतना आसान नहीं था। आयुष गुप्ता ने अर्जुन चौहान को संक्षेप में स्थिति बताई। एक परिवहन समस्या, सरल। अर्जुन चौहान ने इसे बिल्कुल भी एक मुद्दा नहीं माना। आयुष गुप्ता, ध्यान दो। आयुष गुप्ता ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली, यह मानते हुए कि अर्जुन चौहान के पास कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थीं। कल मेरे लिए द्वीप के भूमि ब्यूरो के नेताओं के साथ एक बैठक निर्धारित करो, अर्जुन चौहान ने कहा। आपका मतलब? मैं कंपनी के बगल में एक हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रहा हूं। ये हवाई अड्डा देश भर के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से जुड़ा होगा। कंपनी एक मुफ्त चार्टर सेवा प्रदान करेगी ताकि महाद्वीप से भर्ती किए गए कर्मचारी सीधे घर जा सकें। उन्हें सप्ताह में कम से कम एक बार घर जाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मुफ्त चार्टर। आयुष गुप्ता ने कंपनियों को मुफ्त शटल बसें प्रदान करने के बारे में सुना था और यहां तक कि एक कंपनी भी थी जिसने अपने परिसर के भीतर एक ट्रेन को चार्टर किया था, लेकिन उसने कभी भी एक कंपनी को एक चार्टर्ड विमान प्रदान करने के बारे में नहीं सुना था। एक विमान में सबसे अधिक कुछ 100 लोग ही बैठ सकते थे। अगर वे वास्तव में विभिन्न स्थानों से इतने बड़े पैमाने पर भर्ती करने वाले थे तो शायद 10 बोइंग 747 भी पर्याप्त नहीं होंगे। इसके अलावा अन्य स्थानों से भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए मुफ्त आवास प्रदान करें और उनके वेतन को हर महीने 30% तक एक ऑफसाइट भत्ता के रूप में बढ़ाएं।
जहां तक रत्नागिरी पर कर्मचारियों का सवाल है, अगर वे दूर रहते हैं तो मैं एक और सबवे भी बना सकता हूं। अर्जुन चौहान ने खुद से बड़बड़ाया। हालांकि इस तरह की परियोजना में काफ़ी समय लगेगा। अगर कोई कंपनी लंबे समय में विकसित करना चाहती है तो स्वाभाविक रूप से उसे भविष्य पर विचार करना होगा। अर्जुन चौहान की योजनाओं को सुनकर अनिल पूरी तरह से दंग रह गया। क्या यहाँ काम करना ऐसा है? ये यहाँ जीवन का आनंद लेने जैसा है? तथाकथित कामकाजी वर्ग के बारे में क्या इन्हें अभी भी कामकाजी वर्ग की स्थिति माना जाता है? क्या आप दुनिया में कहीं भी अधिक उदार उपचार पा सकते हैं? आपको पता होना चाहिए, उन पश्चिमी लोगों ने जिन्होंने उसे परेशानी का नेतृत्व करने के लिए कहा था, उसे केवल 500,000 लाभों की पेशकश की थी। उसके कार्य तरबूज खोते हुए तिल चुनने जैसे थे। क्या अर्जुन चौहान यहाँ वेतन आधारित व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए है? उसे यहाँ दान के लिए होना चाहिए, है ना? कुछ और कहने की तो जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक हवाई अड्डा बनाने में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? दसियों अरब या सैकड़ों अरब? और एक सबवे, वह और भी खगोलीय है। एक देश के लिए इस तरह की परियोजना को एक विशाल उपक्रम माना जाता है। ये सब आने जाने के साथ भले ही सिलिकॉन चंद्रमा की अपनी पूर्व लाभप्रदता थी, इन परियोजनाओं को पूरा करने में कई साल की शुद्ध आय लगेगी। अध्यक्ष अर्जुन, कंपनी बस इसका खर्च नहीं उठा सकती। सुनील रॉय ने किनारे से चिल्लाया। नहीं 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 अध्यक्ष सुनील, इसे मेरे व्यक्तिगत वित्तपोषण पर विचार करें। अर्जुन चौहान ने कहा, आखिरकार मैं यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिलिकॉन चंद्रमा को संभालने के लिए नहीं आया था। सुनील रॉय बेजुबान रह गया। यह आदमी वास्तव में पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं था। कंपनी को खुद को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका भी नहीं मिला था, और फिर भी उसने पहले ही सैकड़ों अरबों रुपये की योजनाओं पर खर्च कर दिया था। वह वास्तव में पूछना चाहता था, अगर तुम यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं हो तो तुम वास्तव में क्या लक्ष्य बना रहे हो? अध्यक्ष अर्जुन, इस तरह की एक प्रमुख परियोजना भूमि ब्यूरो इसे मंजूरी नहीं दे सकता। आयुष गुप्ता ने अपने चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ कहा। एक हवाई अड्डा, एक सबवे बनाना, ये शहर स्तरीय योजनाएं हैं। इन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए बेहद उच्च स्तरीय प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। वह मुझ पर छोड़ दो। इस समय कमला मिश्रा, जो अब तक शांत थी, मुस्कुराए और कहा। उसने अपना सेल फोन निकाला और अपनी संपर्क सूची में एक नंबर देखा। सुश्री कमला, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज आई, जो कुछ हद तक घबराई हुई और यहाँ तक कि थोड़ी खुश भी लग रही थी। सुश्री कमला, एक पक्ष है जिसके लिए मुझे आपसे मदद मांगने की जरूरत है। निदेशक कैलाश। कौन सा निदेशक कैलाश? हर कोई यह सोचने लगा कि कमला मिश्रा द्वारा उल्लिखित यह निदेशक कैलाश कौन हो सकता है। इस पर सोचने के बाद ऐसा लगा कि पूरे रत्नागिरी में केवल एक निदेशक कैलाश था, लेकिन वह भूमि ब्यूरो का निदेशक था। अर्जुन चौहान के पीछे की महिला सिर्फ एक फ़ोन कॉल के माध्यम से सीधे निदेशक कैलाश से जुड़ी। उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? सुश्री कमला, आपको मजाक करना चाहिए। कृपया बस मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, आवाज ने विनम्रता से कहा। मैं सिलिकॉन चंद्रमा के पास एक हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रही हूं और भूमि के एक टुकड़े के लिए आवेदन करना चाहूंगी। आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे कितना बड़ा होने की आवश्यकता है? 100 हेक्टेयर पर्याप्त है। अगर नहीं तो 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर भी संभव है। ये सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। क्या आयुष गुप्ता ने अभी अभी यह उल्लेख नहीं किया था कि भूमि प्राप्त करने के लिए कई अनुमोदनों से गुजरने की आवश्यकता थी? फिर भी यहाँ सुश्री कमला थी, एक फ़ोन कॉल कर रही थी, और दूसरी तरफ 100 हेक्टेयर से शुरू होने वाली भूमि के प्रस्ताव आसानी से किए गए थे। यहाँ तक कि यह भी सुझाव दिया गया था कि वे जितना चाहें उतना ले सकते हैं। चलो 200 हेक्टेयर से शुरू करते हैं, कमला मिश्रा ने कहा। सिलिकॉन चंद्रमा के पैमाने को देखते हुए 200 हेक्टेयर का एक हवाई अड्डा पर्याप्त होगा। ठीक है, 3 दिनों के भीतर मैं अनुमोदन दस्तावेजों को सुश्री कमला के निवास पर भेज दूंगा। धन्यवाद, निदेशक कैलाश। अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद कमला मिश्रा ने बिना किसी शिष्टाचार के फ़ोन काट दिया। अर्जुन, ये तय हो गया है, कमला मिश्रा ने अर्जुन चौहान को बताया, फिर अपने सामान्य शांत आचरण पर लौट आए। ठीक है आयुष गुप्ता, भर्ती की व्यवस्था करना तुम्हारे ऊपर है, अर्जुन चौहान ने अनिल की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि ये लोग जितनी जल्दी हो सके चले जाएं।